हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन। तो सबसे पहले बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हमारा तबीयत खराब चल रहा था, इसलिए आपका जो प्लिंथ टू पारामाउंट बुक का जो सीरीज है वो कंटिन्यू मैं नहीं कर पा रहा था, तो इसके लिए मुझे खेद है। और अभी भी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके बीच में नाउन टॉपिक को लेकर आया हूँ और इसी तरीके से मैं पूरा आपका टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों, ठीक है। और किसी भी तरीके का अगर आपको कठिनाइयाँ आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लें। वहाँ पर कमेंट करके आप अपना कोई भी परेशानी हो तो बताएं वहाँ पर ज़रूर, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे आज नाउन। तो सबसे पहले समझिए नाउन होता क्या है। तो नाउन मतलब होता है संज्ञा, ठीक है, ये आपको पता है। और इसका परिभाषा क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य, अवस्था के नाम को क्या कहते हैं, नाउन। तो ये आपको पता था पहले से, ठीक है। अब बात करते हैं नाउन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं साथियों, ठीक है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मैटेरियल नाउन और पांचवा और आखिरी होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 तरह के नाउन आपने पहले भी पढ़े हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि ये 5 नाउन जो है हर एक नाउन का अलग अलग से अच्छे तरीके से डिटेल्स में थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। तो आते हैं सबसे पहला नाउन पर, वो है प्रॉपर नाउन। अब समझिए प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो प्रॉपर नाउन देखिए, प्रॉपर का मतलब ही होता है खास। प्रॉपर मतलब क्या होता है, खास, मतलब वैसा नाउन जो खास हो। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो वैसा नाउन जिससे कोई खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से बोध हो, ठीक है। जैसे राम, ऐसा समझिए कि एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं। एक क्लास थे, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, उसमें मैं जाकर डायरेक्टली बुलाता हूं कि राम कौन है, तो वहां पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति खड़ा होता है, ठीक है, पर्टिकुलर स्टूडेंट खड़ा होता है, वहां पर कोई खास व्यक्ति खड़ा होता है, तो वो उसका नाम राम था, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। और जब मैं जाकर कहता हूं कि सभी विद्यार्थी खड़े हो जाएं, तो ये कॉमन नाउन में आ जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन में भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसी तरीके से देखिए, कोई खास जगह का नाम है दिल्ली, कोई खास बुक का नाम है गीता, या फिर अगर गीता कोई लड़की का नाम लेते हैं तो कोई खास लड़की का नाम है गीता, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल देखिए, राम इज माई फ्रेंड, तो हम कोई खास कोई प्रॉपर व्यक्ति को कह रहे हैं, कोई प्रॉपर नाउन को कह रहे हैं कि ये जो राम है ये मेरा दोस्त है, तो ये राम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अगला देखिए एग्जाम्पल, आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली यहां पर क्या हो गया साथियों, प्रॉपर नाउन। तो ये आपका प्रॉपर नाउन पहला नाउन था। अब आते हैं सेकेंड नाउन, कॉमन नाउन पर। अब समझिएगा कॉमन नाउन होता क्या साथियों। तो कॉमन नाउन जिस नाउन या संज्ञा से, ठीक है, जिस नाउन से किसी एक वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे अभी एग्जांपल के थ्रू आपको बताया गया था कि एक कक्षा है, वहां पर जाकर मैं किसी एक राम को बुलाता हूं तो वहां पर एक प्रॉपर राम खड़ा होता है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन में आ गया। लेकिन अगर मैं जाकर बोलता हूं कि सभी स्टूडेंट खड़े हो जाएं, तो वहां पर जितने भी विद्यार्थी हैं वो किस में आ जाएंगे, कॉमन नाउन में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, किंग हो गए, तो अगर हम किंग बोलते हैं तो किंग में कोई खास राजा नहीं आता साथियों, ठीक है। उसमें दुनिया में जितने भी किंग हैं वो सारे किंग इसमें आ जाते हैं। अगला है बॉय, तो अगर मैं बॉय बोलता हूं तो कोई खास बॉय यहाँ पर कोई खास बॉय के बारे में, कोई खास लड़के के बारे में नहीं बोला जा रहा है, बल्कि जितने भी दुनिया में बॉय हैं सभी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। या फिर मैं अगर कोई क्लास में बोल रहा हूँ बॉय कि सभी लड़के खड़े हो जाएं, तो वहां के सभी लड़के के बारे में बोला जा रहा है, तो वो कॉमन नाउन में आ गया, ठीक है। बॉय क्या हो गया साथियों, कॉमन नाउन। चलिए अगला है गर्ल, तो गर्ल भी यहां कॉमन नाउन है। सिटी भी कॉमन नाउन है। तो ये क्लियर हो गया होगा साथियों आपका। एग्जाम्पल देखिए कि अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार, तो यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार, तो यहां पर बॉय क्या हो गया साथियों, सबसे पहले देखिए बॉय क्या हो गया यहां पर, ये भी कॉमन नाउन हो गया। और टाउन भी कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई खास बॉय के बारे में नहीं बोला जा रहा है, कोई खास टाउन के बारे में नहीं बोला जा रहा है। अगला देखिए, द बॉयज आर गोइंग, बॉयज भी क्या हो गया, कॉमन नाउन। द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, विलेज भी हो गया कॉमन नाउन। मतलब अगर विलेज बोल रहे हैं तो कोई खास विलेज, कोई खास गांव नहीं है, ये कॉमन नाउन है। चलिए अब बढ़ते हैं नाउन नंबर 3, जो है कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले आते हैं कि कलेक्टिव नाउन कहते किसको हैं। तो वैसे नाउन जिससे समूह का बोध हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए टीम। अब देखिए टीम से क्या बोध हो रहा है, टीम से हम क्या समझते हैं, एक खास समूह का, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। कमिटी, ये भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बता रहा है। आर्मी। अब देखिए नीचे में कुछ कहा जा रहा है कि जनरली कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है,
ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम लोग। जनरली क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हम लोग सिंगुलर में करते हैं, लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में तभी हम कर सकते हैं जब वो जो टीम है, वो जो ग्रुप है, उसमें क्या हो, आपस में मतभेद हो जाए। ये पॉइंट आपको पहले भी कराया जा चुका है, पहले भी आपको ये पता है पॉइंट, ठीक है, कि कोई भी कलेक्टिव नाउन हो उसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर के रूप में करते हैं, लेकिन जब वो जो ग्रुप है, वो कलेक्टिव नाउन हो, उसमें मतभेद हो जाए, ठीक है, उसमें विवाद हो जाए, आपस में जो भी ग्रुप के सदस्य हैं उसमें आपस में मतभेद हो जाए, तब इसका प्रयोग हम लोग प्लूरल में करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है कि द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर। अब देखिए यहाँ पर द फ्लॉक ऑफ गीज, तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रुप है कलेक्टिव नाउन है, इसमें किसी भी तरीके का मतभेद नहीं है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर के रूप में ट्रीट होगा। और यहाँ पर ये अगर ये सिंगुलर है साथियों, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल नंबर 2 है कि द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। तो जूरी, देखिए जूरी के जितने भी सदस्य हैं सब लोग मिलकर उस मैटर को क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। तो ये एकजुटता को दर्शा रहा है, ना कि मतभेद को। तो यहाँ पर ये सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे और इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखिए, अगला द कमिटी मीट्स एवरी वीक। तो कमिटी, देखिए यहाँ कमिटी के हर एक सदस्य के बारे में अलग अलग बात नहीं हो रही है, बल्कि कमिटी के बारे में बात हो रही है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं कि कहाँ पर इसका प्रयोग प्लूरल के रूप में करेंगे, ठीक है, समझिएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 कि द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। अब देखिए टीम में विवाद हो चुका है, ठीक है, टीम बट चुका है, किस कारण, किसके कारण, तो कैप्टनशिप के कारण, ठीक है, टीम में मतभेद हो गया। तो यहाँ पर टीम जो है इसको प्लूरल नाउन की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे और इसके साथ जो होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। ये क्लियर हो गया साथियों। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल है कि द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। तो यहाँ पर देखिए ऑडियंस मतलब प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जो ऑडियंस है वो जाकर अपना सीट ले रही है, तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। और जब प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात हो तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मैं समय समय पर बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, ठीक है, जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तब बहुत सारा पॉइंट आपका रिपीट होगा। और मैं ऐसा करता भी हूँ, ठीक है, जब भी कोई सवाल आता है तो उसमें आपको रिकॉल कराने का प्रयास भी करता हूं कि ये जो सवाल है इसमें ये पॉइंट यूज हुआ है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब चलिए अगला नाउन है नाउन नंबर 4 मटेरियल नाउन, ठीक है। सबसे पहले समझिए मटेरियल नाउन होता क्या है। तो वैसा नाउन जिससे ऐसे पदार्थ का बोध हो, ठीक है, वैसा नाउन जिससे ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मटेरियल नाउन। अगर हिंदी में बोले तो पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे एग्जांपल में देखिए सिल्वर, देखिए सिल्वर से क्या बनते हैं, कोई दूसरा चीज बनता है, ठीक है, गाने बनते हैं, और भी पायल बनती है, और भी बहुत तरह की चीजें सिल्वर से बनती है, ठीक है। आयरन से भी आपको पता है बहुत तरह की चीजें बनती है, वुड से भी बहुत तरह की चीजें बनती है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये किसके एग्जाम्पल हो गए, मटेरियल नाउन के। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है साथियों कि द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। अब देखिए जो गोल्ड है, गोल्ड से क्या बना, आपका नेकलेस बना, तो गोल्ड आपका क्या होगा साथियों, मटेरियल नाउन। उसी तरीके से देखिए सी हैज परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर, सिल्वर आपका क्या हो गया, मटेरियल नाउन। उसी तरीके से अगला देखिए, ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड, वुड क्या हो गया, मटेरियल नाउन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है पॉइंट, समझिए कि मटेरियल नाउन जो होते हैं साथियों वो काउंटेबल नहीं होते, ठीक है, कहने का मतलब इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा या तौला जा सकता है। तो इनके साथ समानता सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जितनी भी बातें लिखी गई थी इसको एकदम ध्यान रखना है कि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये काउंटेबल नहीं होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इनके साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं जनरली, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए बढ़ेंगे नाउन नंबर 5, जो 5वां नाउन है, 5वां संज्ञा है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में बात करें तो भाववाचक संज्ञा ऐसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते किसको है। तो देखिए ऐसे गुण, भाव, क्रिया या अवस्था, ठीक है, ऐसे समझिएगा ऐसे कि कोई भी गुण हो, भाव हो, क्रिया हो और अवस्था हो, तो उसको तब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कहेंगे जब उसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ऐसे गुण, भाव, क्रिया, अवस्था को व्यक्त एब्स्ट्रैक्ट नाउन करता है जिसे छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी को हम लोग छू सकते हैं क्या, नहीं छू सकते। देख सकते हैं क्या, सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी हो गया, ये क्वालिटी को दर्शा रहा है। हेटर्ड, लाफ्टर, ये एक्शन को दर्शा रहा है, ठीक है।
इसको भी हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस सिर्फ कर सकते हैं हम लोग। पॉवर्टी हो गया, यूथ, ये क्या कर रहा है, अवस्था को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में ही करते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि पीपुल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, तो यहाँ पर देखिए इसको, ये जो है सिंसियरिटी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर के रूप में किए हैं। क्लियर। अगला देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसके साथ भी देखिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो ये आपका पांचों नाउन क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से नाउन वही है आपका, लेकिन फिर से अलग नजरिए से इसको फिर से दो भागों में बांटा गया। यहां से फिर से साथियों जितने भी नाउन थे सबको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन है, तो सबसे पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर। अब देखिए इसका जो आपका इंग्लिश में नहीं है, इससे आपका क्लियर हो रहा होगा कि काउंटेबल किसे कहेंगे और अनकाउंटेबल किसे कहेंगे। तो काउंटेबल किसे कहते हैं, काउंटेबल कहते हैं वैसे नाउन जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, वैसे नाउन जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। क्लियर। तो वही देखिए लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना की जा सके। एग्जांपल देखिए वी बाउट 6 टेबल्स। ठीक है, तो इसे काउंट, टेबल को हम लोग काउंट कर सकते हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, सी साव मिनी मूवीज लास्ट मंथ। तो ये सब क्या थे, ये काउंटेबल नाउन थे। टेबल हो गया, फ्रेंड हो गया, मूवीज हो गया। ठीक है, अब आते हैं नॉन काउंटेबल नाउन पर। देखिएगा नॉन काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, या फिर इसे अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वह नाउन होता है जिसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते। जैसे देखिए जे प्राइस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। अब बताइए ऑक्सीजन का हम लोग गणना कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, फर्नीचर का भी गणना हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, मच मनी वाज वेस्टेड ऑन द शो, मनी की भी गणना हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर मनी का मतलब द्रव्य से होता है। ठीक है, अब बहुत लोग को लग रहा होगा कि जो पैसा होता है हमारे पास उसको मनी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मनी है साथियों, ये अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपके पैसे के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पर रुपीज, ठीक है, अगर रुपीज लिखा रहे या रूपी लिखा रहे तब देखिए तब इसकी गणना कर सकते हैं हम लोग। या फिर अगर कोई यूएस में रहता है डॉलर की बात करें तो उसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मनी की बात करें तो ये अनकाउंटेबल में आता है। तो ये यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, आपको इसको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब देखिए बड़ा ही खूबसूरत चार्ट के माध्यम से पूरा दर्शाया गया है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को। ठीक है, तो सबसे पहले काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल पर आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, देखिए काउंटेबल नाउन में आ गया स्टार्स हो गया, सेकेंड्स हो गया, रुपीज हो गया, ये सबको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल में आ गया मनी, काउंट नहीं कर सकते, समय काउंट नहीं कर सकते, नॉलेज काउंट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अब देखिए वर्ब। अब देखिए वर्ब का यूज देखिएगा, वर्ब काउंटेबल नाउन में किस प्रकार होगा और अनकाउंटेबल नाउन में किस प्रकार होगा। तो वर्ब जो है काउंटेबल नाउन में सिंगुलर के साथ, ठीक है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। क्लियर, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल विथ प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल का। और जब अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं एडजेक्टिव की ओर। तो काउंटेबल नाउन के साथ मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये सब एडजेक्टिव प्रयोग होता है। या फिर इसको अलग अलग तरीके से कहें तो जहां भी मेनी हो, फ्यू हो, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ लगा रहे तो हम ऐसा समझेंगे कि वो जो नाउन है साथियों वो काउंटेबल नाउन है। अब देखिए अगला अनकाउंटेबल नाउन, तो जहां भी मच हो, लिटिल हो, क्वांटिटी ऑफ हो, ये सब जहां भी यूज रहे तो आप ऐसा समझेंगे कि ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये सारा एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसे। आर्टिकल की बात करें तो काउंटेबल नाउन में ए एंड द तीनों यूज होता है, और अनकाउंटेबल नाउन या नॉन काउंटेबल नाउन में सिर्फ द का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 देखते हैं। तो रूल नंबर 1 है साथियों कि कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। कुछ ऐसे नाउन है साथियों जिसका प्रयोग जो होता है हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन के अंत में लगे यस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते, ये दिखने में भी प्लूरल ही लगते हैं एवं इनका प्रयोग प्लूरल की तरह ही होता है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल क्या क्या है। स्कीसर्स हैं, टंग्स हैं, प्लेयर्स हैं, प्रिंसर्स हैं, बेलोज हैं, ट्राउजर्स हैं, पैंट्स हैं, पजामास है, और ये बहुत सारा शॉर्ट्स है, गैलोज है। ठीक है, एक काम करना आपको साथियों, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। आप ये सारे वर्ड और साथ में इसका हिंदी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप नोट कर लीजिएगा और ऊपर में ये लाइन लिख दीजिएगा कि ये जितने भी वर्ड हैं, ऐसे नाउन है जिसके अंत में लगे यस को हटाकर हम लोग सिंगुलर नहीं बना सकते, और नीचे सारे वर्ड को लिख लीजिएगा। और देखिए इसको याद करने का कोशिश मत करिएगा, इसको रटने का कोशिश मत करिएगा, इसको समय समय पर आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, समय समय पर जब आप पढ़ेंगे तो ये आपका क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखें। अब ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए कि वेयर आर माई पैंट्स। तो देखिए पैंट्स क्या है आपका प्लूरल है, तो इसके साथ देखिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है।
अगला देखिए वेयर आर द टंग्स, तो आर ये क्या हो गया प्लूरल वर्ब। अगला देखिए द प्रोसीड्स वेयर डिपॉजिटेड इन द बैंक, ऑल द एसेट्स वेयर सेज्ड। अब देखिए यहां पर सिर्फ आपको यही चेक करना है, बहुत बार होगा कि ये लिखा रहेगा और इसके साथ यहां पर जैसे वाज लिखा रहेगा, तो आपको लगेगा अच्छा यहाँ वाज लिखा है तो इसको चेंज कर देते हैं, तो ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। क्लियर साथियों, तो आपको वाज से वेयर यहीं पर करना होगा, तो यहाँ वेयर तो लिखा हुआ तो ये तो सही है। अगला देखिए आर्म्स आर गिवन टू द बैगर्स, ये भी सही है। द इम्बर्स ऑफ द फायर वेयर आर स्टिल बर्निंग, तो ये सारे जो थे ये प्लूरल नाउन थे, ठीक है, और इनके अंत में जो यस लगा था उसको हटाकर हम लोग सिंगुलर नहीं बना सकते, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। चलिए एक नोट में कुछ लिखा हुआ है और ये जो नोट में लिखा हुआ साथियों इसका इस्तेमाल बहुत बार हो चुका है, ठीक है, बहुत बार आपके एसएससी ने इसका इस्तेमाल करके बहुत बार आपके बीच में सवाल, आपके एग्जाम में बहुत बार इससे सवाल ही पूछा है। एक वर्ड है वेजेज, ठीक है, तो वेजेज का इस्तेमाल हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, वेजेज का इस्तेमाल हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। अगर प्लूरल फॉर्म में करना हो तो इसका अर्थ हो जाएगा मजदूरी, और अगर सिंगुलर फॉर्म में करना हो तो इसका अर्थ हो जाएगा परिणाम। क्लियर, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हो गया वेजेज आर पेड इन कैश। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर जो वेजेज है साथियों, यहाँ पर मजदूरी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब देंगे ना कि सिंगुलर वर्ब। और अगला देखिए वेजेज ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, तो ये जो वेजेज ऑफ हार्ड वर्क है साथियों, ये यहाँ पर ये जो वेजेज है ये सिंगुलर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये परिणाम, ये आपका जो हार्ड वर्क है उसके परिणाम की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है साथियों तो इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये क्लियर हो गया। चलिए बढ़ेंगे अगले रूल की ओर, रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर 2। समझिएगा रूल नंबर 2 क्या है। तो कुछ नाउन जो होते हैं वो दिखने में प्लूरल लगते हैं, ठीक है, कुछ नाउन जो होते हैं वो दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन जो अर्थ में होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही करते हैं। जैसे देखिए न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, समन्स हो गया, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मेजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स। तो ये जितना भी नाउन थे फिर से वही काम करेंगे, ठीक है, इसको भी नोटबुक में आप नोट कर लेंगे, जितने भी वर्ड हैं सारे, इसको समय समय पर रिवाइज करते रहिएगा। ये ऐसे नाउन है साथियों कि आपको लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये जो है ये अर्थ में जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो यहाँ पर न्यूज के साथ देखिए आर का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी नहीं, बल्कि ये सिंगुलर के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का ही प्रयोग होगा। अगला देखिए पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ये सही है। अगला देखिए इकोनॉमिक्स इज, इसके साथ इज का प्रयोग हुआ है, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगला देखिए एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, तो ये भी देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ये रूल नंबर 2 क्लियर हो गया साथियों। किसी भी तरीके का अगर कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। चलिए रूल नंबर 3 देखिए, तो कुछ नाउन ऐसे हैं, ठीक है, रूल नंबर 3 में ऐसे नाउन के बारे में बताया गया जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं साथियों, ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे हो गया, जैसे कैटल हो गया, कैवेलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया, चिल्ड्रेन, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, पीपुल हो गए, ये जितने भी नाउन हैं आपको लगते हैं दिखने में ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन ये हमेशा इनका प्रयोग प्लूरल के रूप में ही करते हैं। अब देखिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि इनके साथ कभी भी यस का प्रयोग हम लोग नहीं करते, ठीक है। जैसे कैटल्स, चिल्ड्रेन, अगर कभी भी ये सब दिखा रहा है आपके एग्जाम में तो कभी ये डायरेक्टली इसको गलत करिए, ठीक है, मतलब यही पार्ट मिरर आपका रहेगा। ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखिए कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पर इज का प्रयोग आपके एग्जाम में रहेगा, तो उसको वहां पर आपको समझ जाना है। कैटल ये प्लूरल के रूप में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आर का ही प्रयोग होगा। क्लियर साथियों। अगला एग्जाम्पल देखिए आवर इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब क्या होते हैं, पैदल सैनिक, तो आवर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड, तो यहाँ जो इन्फेंट्री है साथियों ये क्या है, ये आपका प्लूरल के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये सिंगुलर है, इन्फेंट्री है, लेकिन इसका ये जो होते हैं ये प्लूरल के रूप में ही इस्तेमाल होते हैं, तो इसके साथ जो है भाई ये सही है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग गलत होगा, हैव जो लिखा है वही सही है। अब नोट में एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि पीपुल का जो मतलब होता है साथियों वो होता है लोग। पीपुल का मतलब क्या होता है, लोग। और अगर कहीं पीपुल्स लिखा रहे तो उसका जो मतलब होता है वो होता है विभिन्न मूल वंश, ठीक है। अब पीपुल और पीपुल्स का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला रूल की ओर बढ़ेंगे हम लोग, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है कि कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कभी नहीं करते, ठीक है। जैसे देखिए बहुत सारा वर्ड नीचे लिखे गए हैं, ठीक है। सीनरी है, पोएट्री है, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज,
आपको सिंपली वही काम करना जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या करेंगे आप सिंपली ये सारे वर्ड को ऊपर में ये लाइन लिखेंगे और ये सारे वर्ड को अपने नोटबुक में नोट करेंगे समय समय पर रिवीजन के लिए। क्लियर, ये समझ में आ रहा होगा। अब एग्जांपल देखें, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ठीक है। तो ये जो है देखिए यहाँ जो है साथियों, ये जो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल हुआ और ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है और इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए किसका प्रयोग हुआ, द का प्रयोग, तो यहाँ आर्टिकल ए एन का प्रयोग कभी नहीं करते। अगला देखिए, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। अगला, द मिसचिफ कमिटेड बाय हिम इज अनपैर्डोनेबल। अगला, हिज हेयर इज ब्लैक। तो सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं साथियों, ठीक है, सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि ये प्लूरल हो सकता है, लेकिन ये सारे जो हैं ये सिंगुलर फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर। अगला देख लीजिए, आई हैव बाउट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि ये जितने भी नाउन है इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जैसे देख लीजिए, ठीक है, ये जितने भी हैं, ये जो बहुवचन अंत में जो यस या यस लगाकर बहुवचन बनाए गए हैं ये सारे गलत हैं, ठीक है। ये जो ऊपर में जितने भी नाउन लिखे गए थे इनका बहुवचन यानी प्लूरल कभी भी बना नहीं सकते हम लोग, ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि यदि जो ऊपर में जितने भी नाउन दिए गए थे इसका सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म की आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जो है हम लोग जोड़कर इसे सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। जैसे देखिए, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए जैसे ही ए पीस ऑफ जोड़ा हमने तो ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया, ठीक है। और अगला देखिए, ऑल पीसेस ऑफ, तो ये बन गया प्लूरल। अगला देखिए, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द शॉप, ये प्लूरल बन गया। अगला देखिए, आई वांट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ठीक है। अगला, ही एड 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो देखिए ये जो वर्ड है, पीस हो गया, काइंड हो गया, आर्टिकल हो गया, स्लाइस हो गया, ये देखिए ये वर्ड थे, ये सिंगुलर थे, लेकिन इसके साथ कुछ वर्ड जोड़कर हम लोग इसे प्लूरल बना दे रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। अगला, द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अगला देखिए, नोट में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि मनी का जो प्लूरल फॉर्म होता है साथियों वो मनीज हो सकता है, लेकिन अगर जब कहीं भी मनीज लिखा रहे तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है सम्स ऑफ मनी। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। इसका सेम मतलब नहीं रहता, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, सम्स ऑफ मनी। क्लियर। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल है देखिए, मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है। तो ये एग्जांपल था इसका। बढ़ेंगे अगले रूल की ओर, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है कि कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं। कौन कौन है देखिए, जैसे सबसे पहले हो गया डियर, हो गया सीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। अब देखिए इसमें बहुत सारा तो आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, जैसे जूरी, इसका इस्तेमाल हमने बहुत बार पीछे किया है, पीछे वाले टॉपिक में, ठीक है, कि जब जूरी में मतभेद हो तो उसे क्या करते हैं हम लोग प्लूरल के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब जूरी सेम हो तो सिंगुलर के रूप में करते हैं। लेकिन जूरी का कभी भी इसका जो है इसका कोई प्लूरल बनाते नहीं है, जूरी का हमेशा जूरी ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है कि आवर टीम इज द बेस्ट, ठीक है, आवर टीम इज द बेस्ट। तो यहां पर देखिए टीम के बारे में बात हो रही है, तो एकजुटता की बात हो रही है, तो टीम के साथ क्या हुआ, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर दिया हमने। और अगला देखिए, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। तो देखिए टीम के प्रत्येक सदस्य के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर प्लूरल लग गया। क्लियर। अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, ठीक है, ये प्लूरल बन गया। अगला देखिए, देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम। अब देखिए यहाँ पर फिश था, यहाँ पर फिशेस बन गया, ठीक है। तो ये देखिए फिश और फिशेस दोनों में अंतर है। यहाँ पर फिश मतलब मछली के बारे में बात हो रही थी, और जो फिशेस है, फिशेस मतलब हो रहा है कि विभिन्न प्रजातियों की मछली, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिए अगला रूल देखेंगे हम लोग, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है कि हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं करते, ठीक है। अब बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि हाइफेनेटेड नाउन क्या होता है, तो मैं बतलाता हूं, ठीक है। यहां पर दिख रहा होगा 100 रुपीज, तो बीच में देखिए ये जो साइन है, ठीक है, इसको कहते हैं हाइफेनेटेड, ठीक है, इसको हाइफन कहते हैं हम लोग। और ये हाइफन जब कभी भी 2 नाउन के बीच में रहता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइफेनेटेड नाउन कहते हैं। ये हाइफन, ये तो पता था आपको, ये जो साइन है किसका है, हाइफन का है। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर ए में है कि ही गेव मी 200 रुपीज नोट। तो देखिए यही तो कह रहा था कि हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं करते, तो यहाँ पर रुपीज लिखा हुआ है, तो रुपीज गलत हो जाएगा, तो रुपीज के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली रुपी लिखेंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। तो यहाँ पर देखिए 5 स्टार्स होटल्स है, तो हाइफन लिखा हुआ, तो हाइफन के साथ क्या स्टार्स का प्रयोग गलत होगा, स्टार्स के जगह पर क्या लिखेंगे, सिंपली स्टार। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा।
चलिए अगला रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है साथियों कि कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है। और ये तो एकदम इसमें ट्रिपल स्टार आप लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट है। एग्जाम्पल देखिए, कभी भी आप कजन ब्रदर कजन सिस्टर का प्रयोग आप कभी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो भाई के बारे में बात करें, चचेरा भाई ममेरा भाई जो भी हो, भाई के बारे में बात करें, बहन के बारे में बात करें, हमेशा आप कजन का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर कभी भी आपके एग्जाम में कजन ब्रदर कजन सिस्टर लिखा आता है तो आप सिंपली एकदम डायरेक्टली गलत करेंगे उसे, ठीक है, तुरंत। चलिए अगला देखिए, अगला है पिक पॉकेटर। अगर कहीं भी आपको दिखे तो वो गलत होता है, सही क्या होता है, पिक पॉकेट ही होता है सही। अगला देखिए, गुड नेम आपका जो होता है वो गलत होता है, गुड नेम कहीं नहीं लिखते, सिर्फ नेम। चलिए अगला है बिग या स्मॉल ब्लंडर, ठीक है। देखिए ब्लंडर का मतलब ही होता है कोई बड़ा भूल, तो वहां पर बिग स्मॉल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो बिग स्मॉल यहाँ नहीं होगा, ब्लंडर अगर कहीं इस्तेमाल करेंगे तो सीधा ब्लंडर लिखेंगे, ठीक है, उसके साथ कुछ भी अटैच नहीं करेंगे। चलिए अगला देखिए, स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज का इस्तेमाल सही नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग वाइंड, ठीक है। ब्रीज जो होता है हमेशा क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है। अगला देखिए बैड ड्रीम, तो बैड ड्रीम का प्रयोग गलत होता है, इसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग नाइटमेयर, ठीक है। तो ये जो कुछ वर्ड थे, कुछ शब्द थे, तो ये जो ये जितने भी शब्द थे ये गलत प्रयोग है और ये सही प्रयोग है। तो ये आप इसको समय समय पर रिवाइज करके इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसा नाउन है जिसमें हमें बहुत कंफ्यूजन होती है, जैसे फ्लोर और ग्राउंड में। अब बताइए फ्लोर मतलब क्या होता है, ग्राउंड मतलब क्या होता है। फ्लोर मतलब होता है साथियों फर्श, ठीक है। फ्लोर मतलब क्या होता है, फर्श, मतलब घर का फर्श, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और ग्राउंड मतलब होता है जमीन, ठीक है। ग्राउंड मतलब फर्श नहीं होता, ग्राउंड मतलब क्या होता है, जमीन। ये क्लियर हो गया। अगला देखिए स्किल और टैलेंट, तो स्किल आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है, कि इसके अंदर स्किल है, इसके अंदर टैलेंट है, ऐसा आपने सुना होगा। तो स्किल जो है वो विकसित की जाती है, ठीक है, उसे हम लोग सीख कर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो टैलेंट होता है वो हमारे अंदर जन्म से होता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, स्किल का प्रयोग कहाँ करेंगे और टैलेंट का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई जो गुण है वो जन्म से है तो वहाँ टैलेंट का प्रयोग होगा, और कोई व्यक्ति के अंदर अगर कोई गुण है उसे वो जो गुण है वो व्यक्ति ने उसे सीख कर अपने अंदर गेन किया, प्राप्त किया, तो वहां पर स्किल का प्रयोग होगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए, अगला इनवाय और जेलेसी। तो ये जो इनवाय है देखिए दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है, लेकिन दोनों का मतलब देखिए ईर्ष्या होता है। अब देखिए ईर्ष्या जो दूसरे की चीजों को देखकर हो, ये ईर्ष्या का मतलब होता है इनवाय, ठीक है। और जेलेसी होता है ईर्ष्या जो अपनी चीजों के खोने के डर से हो। तो ये दोनों का इस्तेमाल भी आप समझ गए कहां पर इनवाय का इस्तेमाल करेंगे और कहां पर जेलेसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है साथियों। चलिए अगला रूल है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 है कि कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व में इनके पहले किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग करें, ठीक है, तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। कहने का मतलब इसे प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हो गया पेयर, हो गया स्कोर, हो गया ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जो भी है साथियों, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर बी से शुरुआत करेंगे। ए को हमने क्यों छोड़ा ये मैं बताता हूं अभी। देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, आई हैव 200 रुपीज ओनली। अब देखिए कहने का मतलब ये जो प्लूरल के बारे में बात हो रही थी यहाँ पर 100 की जगह पर हंड्रेड्स नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर हंड्रेड्स लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, सी परचेज्ड 3 डजन, डजन से नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5000 से नहीं कर सकते, 1000 नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो एग्जाम्पल नंबर ए है इसको अगर वाकई में बोले तो ये यहाँ पर रहना चाहिए था। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपके बुक का थोड़ा मिसप्रिंट है और नए वाले बुक में इसे सुधारा भी गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो पेयर्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेयर्स का इस्तेमाल है। तो देखिए पेयर्स का इस्तेमाल तभी हम लोग करेंगे जब इसके साथ ऑफ लगाओ। अगर ऑफ नहीं है तो ये सिंपल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यस का इस्तेमाल जो पेयर्स है, ये ऐसा समझिए कि ये जो एग्जाम्पल है ये इस पॉइंट का एग्जाम्पल है। ये पॉइंट क्या है इसको समझते हैं सबसे पहले, कि यदि इनके साथ इंडिफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तब इन्हें हम लोग प्लूरल के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपुल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, मिनी पेयर्स ऑफ शूज। अब देखिए यहाँ पर आ गया पेयर्स। एग्जाम्पल देखिए, हंड्रेड्स ऑफ पीपुल केम टू सी द फेयर, तो यहाँ पर हंड्रेड्स हो गया। ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज। अब ये एग्जाम्पल पढ़िए, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, ठीक है। तो यहाँ जो पेयर्स है ये क्या हो गया, ये अब यहाँ पर सही है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर होगा साथियों। रूल नंबर 8 आपका क्लियर होगा कि कहाँ पर जो पेयर है, स्कोर है, ग्रॉस, ये जितना भी पॉइंट है तो कब इसमें यस लगाएंगे और कब इसमें यस नहीं लगाएंगे, ये आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताएं हमें। चलिए रूल नंबर 9 देखिए कि यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो फिर वही नाउन रिपीट हो तो वो जो नाउन होता है वो सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे देखिए
टाउन आफ्टर टाउन, तो इसके जैसे ही देखिए इसके बीच में क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये क्या कर रहा है, नाउन जो है रिपीट कर रहा है, टाउन पहले बाद में भी टाउन, टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवेस्टेटेड, तो ये क्या हो गया आपका, ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर है तो वाज देखिए यहां पर सही है। अगला देखिए एग्जांपल, रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है, तो यहां पर लुक्स का प्रयोग है, लुक का प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे, ये सिंगुलर सही है, सॉरी यहां पर सॉरी हाँ ये सिंगुलर यहां पर सही है। अगला एग्जांपल देखिए, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, तो ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया हमने, ठीक है। अगला देखिए, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, यहां भी देखिए सिंगुलर वर्ब, ये क्लियर हो गया, डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप, रो अपॉन रो, टाउन आफ्टर टाउन, ये जितने भी थे साथियों ये सारे क्या थे, सिंगुलर थे, ठीक है। क्यों सिंगुलर थे, अभी यहां पर बतलाया गया था कि जब नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग और पुनः वही नाउन रिपीट कर जाए, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका आपके ध्यान में रहेगा साथियों। चलिए आगे देखिए आगे देखिए, एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इन तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स, ये देखिए ये रहता है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लें, ऐसा रहता है आपके एग्जाम में, ठीक है, बहुत बार लिखा रहेगा टाउन्स आफ्टर टाउन्स, रोज अपॉन रोज, तो ये जो अंत में यस लगा हुआ है इसका प्रयोग गलत है, ठीक है, इसका प्लूरल के रूप में हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन के पहले प्लूरल बाद में प्लूरल, ये गलत होता है, डोर्स टू डोर्स, शिप्स आफ्टर शिप्स, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है पूरा, कभी भी इसका प्रयोग कर रहे हैं तो तुरंत उसको सुधारिएगा आप और उस वाले पार्ट में एरर बता दीजिएगा, ये क्लियर। चलिए बढ़ेंगे रूल नंबर 10 की ओर। रूल नंबर 10 देखिए, रूल नंबर 10 है कि कॉमन जेंडर नाउन, ठीक है, देखिए कॉमन जेंडर नाउन जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, ये जितने भी हैं ये ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है, इन्हें ड्यूअल जेंडर भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं साथियों हम लोग, ड्यूअल जेंडर। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में करते हैं तो समानतः ही, हिज, हिम का प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा विवाद है, ये आगे मैं बताऊंगा अभी। देखिए अगला एग्जांपल देखिए, अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली। अब देखिए विवाद देखिए क्या है यहाँ पर, कि इसमें होता है कि जो टीचर है, टीचर सिर्फ मेल तो नहीं होता, फीमेल भी होता है, तो यहाँ पर हिज का प्रयोग हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर विवाद है, ठीक है। तो ये अगर विवाद है तो अगर आपका क्लियर हो रहा हो, ठीक है, अगर क्लियर हो कि वो जो है टीचर है वो अगर लेडी है, अगर ऐसा कुछ क्लियर हो रहा होगा तो वहाँ पर हिज की जगह पर आप हर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पीडीएफ यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर, तो वही पॉइंट लिखा हुआ जो मैंने अभी डिफाइन किया कि ये जो विवाद है, तो अगर इसमें अगर मैटर आपका क्लियर हो, ठीक है, जो भी मैटर है वो अगर लीगल हो, क्लियर हो, तो वहाँ पर हिज या हर जो भी आवश्यक हो उसे आप स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो ग्रुप शो करते हैं, क्या शो करते हैं साथियों, वर्ड डिनोटिंग ग्रुप्स, यहाँ वही लिखा हुआ है, आपको मे बी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वर्ड डिनोटिंग ग्रुप्स, ठीक है, ऐसे वर्ड जो ग्रुप को डिनोट करते हैं, जैसे देखिए अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, वुमेन, ऑफिसर्स, ये जितने भी साथियों मैं सबको पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। मैं सबको पढ़ूंगा नहीं, कोशिश करिएगा कि ये जितना भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये जितना भी लिखा हुआ है सारा आपके नोटबुक में नोट हो जाए और इसको समय समय पर आप रिविजन करते रहें, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारा जो है इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप टास्क के रूप में अगर करें तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका ही फायदा होगा साथियों, ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपका फायदा होगा। करना क्या कि सारे को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना और समय समय पर इसे रिविजन करते रहेंगे, ठीक है। कोशिश करिएगा कि इसका हर एक चीज़ का इसका जो हिंदी होता है वो अगर आप नोट कर लें, ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो आप उसका हिंदी भी लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी के लिए आप क्या करेंगे, आप कोई भी एक डिक्शनरी या फिर ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आप उसका इस्तेमाल वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें जेंडर की, तो जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन होते हैं, चारों कौन कौन होते हैं जेंडर समझते हैं। तो सबसे पहला जो जेंडर होता है साथियों, पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। सबसे पहला जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर, इसको हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग, ठीक है। अब समझते हैं मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है। तो ऐसे नाउन जो मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। जैसे क्या क्या एग्जांपल हो गया, टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर, ये जितने भी एग्जांपल है साथियों सारे किस में आते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड जेंडर की, जिसका नाम है फेमिनिन जेंडर, ठीक है। दूसरा जेंडर का नाम है फेमिनिन जेंडर। इसको समझते हैं क्या होता है फेमिनिन। देखिए इसका हिंदी होता है स्त्रीलिंग। अब देखिए इसका हिंदी से आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा नाउन जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। एग्जांपल में देखिए टाइग्रेस हो गया, वुमन हो गया, लाइनेस हो गया, ठीक है, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ, गॉडेस, ये जितने भी हैं, ठीक है, सारे किस में आते हैं,
फेमिनिन जेंडर में आते हैं। क्लियर साथियों, ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए बढ़ेंगे अब तीसरे जेंडर की ओर। तीसरा जेंडर है कॉमन जेंडर, ठीक है। इसका हिंदी होता है उभयलिंग। कॉमन जेंडर का हिंदी क्या होता है? उभयलिंग। अब देखिए किसको कहते हैं कॉमन जेंडर? तो ऐसे नाउन जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए यूज होते हैं। अब देखिए ऐसे कौन से नाउन है, तो आपका एग्जांपल में देखिए चाइल्ड। देखिए जब चाइल्ड हम लोग कहते हैं या लिखते हैं तो हमें पता नहीं रहता जो चाइल्ड है, जो बच्चा है वो क्या है, वो मेल है या फीमेल, हमें पता नहीं रहता है। बेबी, टीचर भी हमें पता नहीं रहता, ठीक है। बेबी भी पता नहीं रहता है मेल है या फीमेल है। सर्वेंट में भी पता नहीं चलता, मेल और फीमेल दोनों के लिए सर्वेंट का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। स्टूडेंट हो गया, कजन हो गया, इन्फेंट हो गया, थिफ, नेवर। तो ये जितने भी वर्ड थे साथियों, ये सारे किस में आते हैं? कॉमन जेंडर में, ठीक है। हिंदी में बोले तो उभयलिंग। चलिए अब बढ़ते हैं चौथा, वो है न्यूटर जेंडर, ठीक है। इसको नपुंसक लिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं नपुंसक लिंग होता क्या। तो ऐसे नाउन जो उन निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं जो ना तो मेल है और ना ही फीमेल है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? न्यूटर जेंडर। एग्जांपल में जैसे देखिए कॉपी हो गया, बुक हो गया, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स। अभी आपके सामने मोबाइल है, तो मोबाइल भी किस में आया? न्यूटर जेंडर में, ठीक है। तो ऐसे नाउन जो निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? नपुंसक लिंग यानी न्यूटर जेंडर, ठीक है। आशा करते हैं साथियों ये चारों जेंडर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 1 2 3 4, ठीक है। पहला क्या था? मैस्कुलिन जेंडर, हिंदी में कहते थे पुल्लिंग, ऐसे नाउन जो मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं। दूसरा था फेमिनिन, ऐसे नाउन जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं। तीसरा था कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, ऐसे नाउन जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, ये सारे हो गए। और लास्ट वाला है न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग, ऐसे नाउन जो निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये चारों जेंडर आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग कुछ रूल पढ़ेंगे। वो रूल होगा मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करने का, ठीक है। वो जो रूल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रूल होगा कि कैसे हम लोग मैस्कुलिन से फेमिनिन में किसी भी नाउन को चेंज करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपके नीतू सिंह बुक में दिया गया रूल वाइज, ठीक है। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 है कि कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के बाद ESS लगाने से फेमिनिन नाउन बनाया जा सकता है। अब देखिए ये रूल नंबर 1 में नीचे जितना भी लिखा हुआ नाउन, ये सारे में अगर हम लोग ESS साथ में अटैच कर दें तो ये क्या बन जाएगा? मैस्कुलिन से डायरेक्ट फेमिनिन बन जाएगा। एग्जांपल में देखिए ऑथर, इसमें हमने ESS ऐड कर दिया तो ऑथरेस बन गया, ठीक है। तो ये फेमिनिन हो गया आपका। होस्ट का होस्टेस, जीव का जीएस, ठीक है। मेयर का मेयरेस, पोएट का पोएटेस, ट्यूटर का ट्यूटरेस, इसी तरीके से सारा वर्ड है, ठीक है। तो नीचे सारा पढ़ लीजिएगा। सेफर्ड का सेफार्डेस, जायंट का जायंटेस, हेयर का हेयरेस, लायन का लाइनेस, प्राइस्ट का प्राइस्टेस, टेलर का टेलरेस। तो ये जितने भी वर्ड थे, देखिए ये जितने भी नाउन थे, इसमें जब हम डायरेक्टली ESS ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? ESS, तो ये किस में बनता है? ये आपका फेमिनिन बन जाता है, ठीक है। ये आपका फेमिनिन बन जाता है। ये क्लियर हो गया साथियों। चलिए बढ़ेंगे रूल नंबर 2 की ओर, देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है। तो रूल नंबर 2 देखिए यहां पर दिया गया है, ये रहा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है साथियों कि कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के अंतिम वोवेल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ESS जोड़ने से भी फेमिनिन नाउन बन जाता है। एग्जांपल देखिए एक्टर, तो देखिए अंत से देखिए इसका वोवेल क्या है? O है, तो O को यहां से हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे? ESS। तो ये एक्टर का क्या बन गया? एक्ट्रेस। तो ये आपका फेमिनिन हो गया। अगला देखिए बेनिफैक्टर, तो इसका क्या बन जाएगा? बेनिफैक्ट्रेस। इसका हिंदी होता है उपकार करने वाला, ठीक है। जो भी किसी पर उपकार करता है उसी को कहते हैं बेनिफैक्टर। चलिए अगला हो गया हंटर, मतलब शिकारी होता है, तो इसका फेमिनिन क्या बन जाएगा? हंट्रेस। प्रिंस का क्या बन जाएगा? प्रिंसेस। वेटर का वेट्रेस। एम्बेसडर का एम्बेसड्रेस, ठीक है। डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस। निग्रो का निग्रेस, ठीक है। और टाइगर का टाइग्रेस। तो ये जितने भी नाउन थे इसमें क्या करना होता है कि इसके जो अंतिम के वोवेल हैं, ठीक है, अंतिम से देखेंगे जो भी अंतिम का वोवेल है उसको वहां से गायब करेंगे और सीधा ESS ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? फेमिनिन बन जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा साथियों। चलिए देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 ये रहा, इसमें है कि कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ चेंज करके हम लोग आपका फेमिनिन बनाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अंत में ESS भी लगाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है इंपेरर, इसका मतलब होता है राजा। अब देखिए हमने क्या किया, इंपेरर जो वर्ड है इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। तो इंपेरर का हमने डायरेक्ट लिखा इंपर, ठीक है, और अंत में क्या लगा दिया? ESS। तो वही आपका रूल कह रहा था कि इसमें क्या करेंगे, शब्दों में जो आपका वर्ड दिया रहा था नाउन का उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे और अंत में ESS लगाएंगे, तब क्या बन जाएगा? आपका फेमिनिन बन जाएगा। अगला देखिए गवर्नर, तो गवर्नेस, ठीक है। ड्यूक का डचेज, ठीक है।
अगला देखिए गॉड का गॉडेस, मास्टर का मिस्ट्रेस और सॉर्सरर का सॉर्सरेस, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो जितना भी वर्ड था इसमें आपका ये आपको ध्यान रखना है कि ये सब वर्ड अगर आपके बीच में आते हैं तो इसका जो फेमिनिन है ये सारा होगा, ठीक है। इसका रूल आपको बताया गया था अभी मैंने बताया। क्या करेंगे, ये जितने भी वर्ड हैं इसमें सबसे पहले थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, शब्दों में थोड़ा सा चेंज करते हैं और अंत में ईडब्ल्यूएस ऐड करते हैं। अब मैं आप बतलाने वाला हूं कि ये सारा वर्ड याद कैसे होगा, ठीक है। और भी रूल है, उसको भी मैं देखूंगा। सबसे पहले बीच में डिस्कस करते हैं 2 मिनट के लिए कि ये सारा आपको याद कैसे होगा, क्योंकि बहुत बार ये आपका जैसे कि मे बी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये मिस्ट्रेस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मिस्ट्रेस पूछा गया ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन, ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे ये जो पूरा पेज है आपका, ठीक है, ये जो पूरा पेज है ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना क्या कि ये पेज में इंपॉर्टेंट लगा देना ऊपर में, ठीक है, ऊपर में लिख देना इंपॉर्टेंट पूरा। और इसको समय समय पर आप पेज का जो कॉर्नर होता है उसको फोल्ड कर सकते हैं या फिर इसको हाईलाइट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसे याद करने का प्रयास मत करिएगा, समय समय पर इसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। और ये हमारा अनुभव है कि इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चलिए देखिए रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 है साथियों कि कुछ केसेस में कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन के फर्स्ट अथवा सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन करने के बाद बनते हैं। अब समझिएगा कि बहुत बार होता है कि 2 वर्ड दिया रहा था, जैसे एग्जांपल देखिए मैन सर्वेंट, और ये आपका मैस्कुलिन हो गया, लेकिन जब मैन सर्वेंट से हमें इसका फेमिनिन बनाना होता है तो हम दोनों वर्ड में चेंज नहीं करेंगे, बल्कि दोनों में से किसी एक वर्ड में चेंज करेंगे। देखिए मैन सर्वेंट का क्या हो गया, मेड सर्वेंट, तो मैन का देखिए यहां मैन था यहां मेड हो गया, और जो सर्वेंट था वो एज इट इज रह गया, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक ही शब्द में हम लोग चेंज करते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए वाशरमैन का वाशर वुमन, ठीक है। अगला देखिए बक रैबिट तो डो रैबिट, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, ही बियर तो सी बियर, बल्क ऑफ कॉक ऑफ, ठीक है, जैक एस जेनी एस। तो ये सारा वर्ड आपको याद रखना है। अगला देखिए हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस, मिल्कमैन मिल्क मेड, पोस्ट मास्टर पोस्ट मिस्ट्रेस, पीकॉक पी हेन, लैंडलॉर्ड लैंड लेडी। अगला हो गया फादर इन लॉ मदर इन लॉ, स्टेप फादर स्टेप मदर, ही गॉट सी गॉट, कॉक स्पैरो हेन स्पैरो, डॉक वुल्फ बीच वुल्फ, ठीक है। अंत में स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। तो ये जितने भी वर्ड थे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या थे। इसमें 2 वर्ड थे, सब में मैक्सिमम में 2 वर्ड थे, और इसमें क्या कर रहे थे, दोनों में से किसी एक वर्ड में हम लोग कुछ चेंज करके इसका मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज कर रहे थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर। रूल नंबर 5 है साथियों कि फॉरेन वर्ड्स एवं अन्य विविध शब्दों के मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर नीचे दिए गए हैं, इनको किसी विशेष नियम के तहत परिवर्तित नहीं करते। अब देखिए इसमें इसके ऊपर डायरेक्ट लगाना है इंपॉर्टेंट, और इसको आपको याद करना है, इसको क्या करना है, डायरेक्टली याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रूल काम नहीं करता साथियों, और जिसमें कोई रूल काम नहीं करता उसको डायरेक्ट याद करेंगे तभी अच्छा होगा, ठीक है। देखिए बहुत सारा वर्ड नीचे दिया गया है। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसका फेमिनिन क्या बन जाएगा, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। अगला एग्जीक्यूटर तो एग्जीक्यूट्रिक्स, लैड का लैस। चलिए नीचे और भी बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि इनको समय समय पर रिवीजन करके जिस तरीके से भी हो ये पूरे वर्ड को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरे वर्ड को आप याद कर लीजिएगा, और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताएं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो भी टॉपिक में जिस भी रूल में किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट का सहारा लें, ठीक है। चलिए मैं यहां पर ये पार्ट थोड़ा स्किप कर रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ आपको पढ़ना, समय समय पर रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नाउन का नंबर। इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, नाउन का जेंडर वाला पार्ट। अब देखेंगे नाउन का नंबर वाला पार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नाउन का जो नंबर वाला पार्ट है वो कितने तरह के होते हैं। तो नाउन को यहां पर 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला सिंगुलर नाउन और दूसरा है प्लूरल नाउन। अब देखिए इसका इंग्लिश से ही आपको पता चल रहा होगा, सिंगुलर मतलब जो भी नाउन सिंगल हो, ठीक है। कहने का मतलब जिससे किसी एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता हो, और प्लूरल मतलब बहुत सारा, ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो तो प्लूरल नाउन में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए सिंगुलर का एग्जाम्पल हो गया बॉय, गर्ल, टेबल। तो ये सब किसका एग्जाम्पल था, सिंगुलर का। और प्लूरल का एग्जाम्पल देखिए सिटीज हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, ठीक है। तो ये सिंगुलर थे और ये प्लूरल। तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैसे सिंगुलर से प्लूरल में हम लोग चेंज करेंगे, तो उसका ये रूल शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। यहां से रूल नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। तो रूल नंबर 1 है साथियों कि कुछ नाउन के अंत में यस लगाने से वह डायरेक्टली प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय, तो बॉय के अंत में यस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बॉयज। गर्ल के अंत में यस लगाएंगे तो गर्ल्स, ठीक है। काइट तो काइट्स, टेलीफोन टेलीफोन्स। तो ये डायरेक्टली कुछ नाउन ऐसे थे जिसके अंत में अगर हम यस लगाते हैं तो वो डायरेक्टली प्लूरल बन जाता है। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 2।
ये रहा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है साथियों कि जिन नाउन के अंत में यस हो, डबल यस, सी एच, यस एच, जेड या यक्स, इतना सारा वर्ड जिस नाउन के अंत में रहे तो उसका प्लूरल बनाने के लिए अंत में ईएस जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए बस, तो अंत में क्या मिल गया हमें, यस मिल गया तो बसेज। वॉच अंत में क्या मिला, सी एच तो वॉचेज। एस अंत में क्या मिला, डबल एस, ठीक है तो एसेज। अगला देखिए फिक्स तो फिक्सेज, ठीक है। चर्च चर्चेज, फॉक्स फॉक्सेज, स्विच स्विचेज, कैनवास कैनवासेस, ठीक है। क्लास क्लासेस, क्विज क्विजेज। तो जब भी किसी नाउन के अंत में यस दिखे, डबल यस दिखे, सी एच दिखे, यस एच दिखे, जेड दिखे या फिर एक्स दिखे तो क्या करेंगे, डायरेक्टली उसके अंत में हम लोग ई एस ऐड कर देते हैं तो वो उसका प्लूरल बन जाता है, ठीक है। कुछ और वर्ड है देखिए इधर, टैक्स तो टैक्स का टैक्सेस। बॉक्स देखिए अंत में क्या मिल रहे हैं, एक्स मिल रहे हैं तो इसके अंत में ई एस ऐड कर दे रहे हैं हम लोग। बॉक्स तो बॉक्सेस। डिश डिसेज, कोच कोचेज। तो ये जितने भी वर्ड थे, ठीक है, इसका प्लूरल इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए कुछ एक्सेप्शन भी है और एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन है उसको डायरेक्टली ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि जिस भी वर्ड के अंत में सी एच हो तो डायरेक्टली ई एस जोड़ेंगे, लेकिन ये आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, मतलब इस पर कोई नियम काम करता ही नहीं है। देखिए स्टोमैक है तो इसका प्लूरल इसका जो प्लूरल जो है साथियों वो अलग तरीके से बनता है, ठीक है। देखिए क्या है, अंत में सिर्फ यस जोड़ा गया, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए लोकस तो लोकाई, ठीक है, तो ये इसका प्लूरल अलग बना। रेडियस तो रेडियाई, ऑक्स ऑक्सिन। तो ये जो एक्सेप्शन है सबको ध्यान में रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट एकदम, ठीक है, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान में रखिएगा आप। चलिए अगला है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है कि कुछ नाउन के अंत में ओ आता है एवं उससे पहले कोई व्यंजन हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में ईएस लगाते हैं। देखिए ये जो रूल है साथियों ये कह रहा है कि अगर कभी भी किसी नाउन का जो अंतिम लेटर हो, ठीक है, अंतिम लेटर अगर ओ हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो अगर उसे हमें प्लूरल में चेंज करना है तो नाउन के अंत में सीधा हम लोग ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए हीरो, तो सबसे पहले चेक करते हैं, देखिए अंत वाला वर्ड क्या है, सॉरी अंत वाला लेटर क्या है, ओ, ठीक है, ये क्या है आपका ये ओ आ गया और इससे पहले देखिए इसके पहले का जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो गया तो क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें ईएस ऐड कर देंगे। उसी तरीके से देखिए पोटैटो तो पोटैटोज, ठीक है, मॉस्किटो मॉस्किटोज, मैंगो मैंगोज, कार्गो कार्गोज, इको इकोज। तो ये जितने भी वर्ड थे ये सारे इस नियम को फॉलो कर रहे थे। अब देखिए इसमें भी कुछ एक्सेप्शन आ गए, एक्सेप्शन को एकदम भूलना नहीं है, एक्सेप्शन को ध्यान में रखना है। तो ये रहे आपके एक्सेप्शन, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है एक्सेप्शन। तो सबसे पहला हो गया डायनेमो। देखिए फिर से अंत में ओ आया और इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें वो वाला नियम काम नहीं करता, इसके अंत में डायरेक्टली हम लोग यस ऐड करते हैं। रेशियो रेशियोज, सोलो सोलोज, ठीक है, मेमेंटो तो मेमेंटोज, पियानो पियानोज, फोटो फोटोज। तो ये एक्सेप्शन थे, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है साथियों कि यदि किसी नाउन के अंत में डबल वॉवेल लगे हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में हम लोग यस लगा देते हैं। जैसे देखिए बी, तो बी के अंत में देखिए क्या है, डबल ई का प्रयोग हुआ है, ये वॉवेल है तो इसका प्लूरल क्या बन गया, बीज, ठीक है। ट्री का देखिए ट्रीज, उसी तरीके से जू हो गया, वो हो गया, रेडियो पोर्टफोलियो। तो ये सब का प्लूरल इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं, डायरेक्टली अंत में यस ऐड करके। चलिए अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये रहा साथियों कि यदि नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, ठीक है, तो वाई की जगह आई ई एस लगाते हैं, ठीक है, वाई को वहां से रिमूव करते हैं और वाई की जगह पर क्या लगाएंगे हम लोग, आई ई एस। देखिए एग्जांपल जैसे क्राई, तो अंत में वाई आया और इससे पहले जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है तो इसका वाई को यहां से रिमूव करेंगे और सी आर वहीं पर रहेगा और अंत में क्या लगा देंगे हम लोग, आई ई एस। तो क्राई का क्या बन गया, क्राइज। कंट्री तो कंट्रीज, ठीक है, फैमिली फैमिलीज, पनी पनीज, ठीक है, सिटी सिटीज, डिक्शनरी डिक्शनरीज, लॉरी लॉरीज, रिप्लाई रिप्लाईज। तो ये जितने भी नाउन थे इसको इस तरीके से, इसके अंत में वाई था तो वाई को यहां से रिमूव हमने किया और अंत में आई ई एस का प्रयोग हमने कर दिया। क्लियर। चलिए अगला रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 है कि यदि नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई वॉवेल आए, इससे पहले वाला रूल क्या था, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा था और यहां पर क्या आ रहा है, वाई के पहले वॉवेल, तो यस लगाने से पहले उसका प्लूरल बना देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में सबसे पहला हो गया की, तो अंत में वाई है और वाई से पहले क्या है, ई है, तो यहां पर वाई रिमूव नहीं होता है। यहां पर आपको ध्यान ये देना है, देखिए जब भी मैं एक बात बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा कि जब भी कोई नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहे तो वाई को वहां से रिमूव करना है, ठीक है, वाई को वहां से रिमूव करिए और आई ई एस का प्रयोग करिए। लेकिन अगर अंत में वाई और वाई से पहले वॉवेल हो तो यस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे देखिए की, तो देखिए इसके पहले क्या आपका वॉवेल है वाई के पहले, तो इस वाई को यहां से रिमूव नहीं करेंगे बल्कि अंत में यस ऐड कर देंगे। उसी तरीके से देखिए रे, तो रे का रेज, वे का वेज, ट्वाई ट्वाइज, डंकी डंकीज, मंकी मंकीज, वैली वैलीज, स्टोरी स्टोरीज, ठीक है। तो ये रूल आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की ओर, रूल नंबर 7।
ये रहा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है कि यदि नाउन के अंत में यफ हो या फिर यफ ई, ठीक है, अगर ये रहे नाउन के अंत में, ठीक है, तो प्लूरल बनाने के लिए यफ या यफ ई को हटाकर हम लोग भी ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। जैसे काल्फ तो काल्फ्स हो जाएगा, ठीक है, वाइफ तो वाइफ का वाइफ्स, ठीक है, वुल्फ का वुल्फ्स, लीफ का लीव्स, सेल्फ का सेल्फ्स, हाफ का हाफ्स, ठीक है, थिप्स का थिप का थिप्स, लाइफ का लाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स, लोफ का लोफ्स, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे रूल में एक्सेप्शन थे, तो ये रूल में रूल नंबर 7 में भी कुछ एक्सेप्शन है। आइए कुछ एक्सेप्शन को देखते हैं जिसके अंत में यफ या यफ ई आता है, लेकिन उसको हटाकर हम लोग भी एस नहीं लगाते बल्कि कुछ और लगाते हैं। देखिए एक्सेप्शन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए ये सारे वर्ड रहे एक्सेप्शन आपके, इसको ध्यान में रखना है, इनको ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके अंत में यफ आए तो यहां पर देखिए यफ को रिमूव किया ही नहीं गया, अंत में डायरेक्टली यस को ऐड कर दिया। बिलीफ था तो बिलीफ्स, चीफ का चीफ्स, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, ठीक है, गल्फ का गल्फ्स, क्लिफ का क्लिप्स, ग्रिप का ग्रिप्स, प्रूफ का प्रूफ, सेफ सेफ्स, टर्फ टर्फ्स, रूफ रूफ्स, स्कार्फ स्कार्फ्स, ब्रीफ ब्रीफ्स। तो ये जितने भी थे सारे एक्सेप्शन थे, ये इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। जो भी एक्सेप्शन वो हमेशा इंपॉर्टेंट ही होते हैं, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट आपके एक्सेप्शन से ही मैक्सिमम टाइम्स उठाए जाते हैं। क्लियर? तो एक्सेप्शन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए अगला रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कह रहा साथियों कि कंपाउंड नाउन में मीन वर्ड के साथ यस लगाने पर उसका प्लूरल बन जाता है। देखिए ये जो रूल है ये कह रहा है कि अगर कभी भी कंपाउंड नाउन है तो अगर हमें उसका प्लूरल में चेंज करना हो, सिर्फ उसका प्लूरल बनाना हो, तो उसके मीन वर्ड के साथ यस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ब्रदर इन लॉ, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रदर इन लॉज बहुत जगह लिखा रहता है तो वो गलत है आपका, ठीक है। बहुत बार आपके एग्जाम में देगा ब्रदर्स इन लॉज, तो लॉज में यस नहीं लगाएंगे बल्कि ब्रदर, इसका मीन वर्ड क्या है ब्रदर, तो ब्रदर्स हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए बेडरूम तो बेडरूम्स, रूम में इसका मीन वर्ड था तो रूम में यस लगाया हमने। अगला देखिए कमांडर इन चीफ तो कमांडर्स इन चीफ। अगला देखिए स्टेप डॉटर तो स्टेप डॉटर्स। उसी तरीके से आगे देखिए मेड सर्वेंट तो मेड सर्वेंट्स, ठीक है। अगला देखिए पी हेन तो पी हेन्स, पीकॉक पीकॉक्स, मदर इन लॉ तो मदर्स इन लॉ। अगला देखिए सिस्टर इन लॉ तो सिस्टर्स इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? अगला देखिए मैन हिटर तो मैन हिटर्स। अगला देखिए वुमन लवर तो वुमन लवर्स, ठीक है। अगला देखिए मैन लवर तो मैन लवर्स। मीन वर्ड में हम क्या कर रहे हैं, यस का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले रूल की ओर, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 देखिए कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वॉवेल में परिवर्तन करते हैं। मतलब इनसाइड मतलब क्या होता है, अंदर, आंतरिक वॉवेल में हम लोग चेंज करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए मैन, तो मैन का अगर प्लूरल बनाना होता है तो इसका जो अंदर वाला वॉवेल है ए है, ठीक है, अंदर का वॉवेल क्या है ए, तो इसमें हम लोग चेंज करते हैं। तो मैन का मीन होता है, फुट का फीट होता है, माउस का माइस, गूज का गीज, वुमन का वुमेन, टूथ का टीथ, लूज का लाइस और ओसिस का ओसिस। तो ये जितने भी थे सारे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट थे। मैं समय समय पर आपको बताता जा रहा हूं क्या इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ना तो सभी कुछ है लेकिन इंपॉर्टेंट वाला को आपको एकदम हमेशा ध्यान में ही रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ई एन जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल में होगा चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सन। तो ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है, ये बस दो ही थे इसमें तो ये तो याद ही होगा। चलिए अगला रूल नंबर 11 देखिए। रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 है साथियों कि कुछ नाउन के दो तरह के प्लूरल बनते हैं जिनका अर्थ भी अलग होता है। मतलब कहने का मतलब ये रूल कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको दो तरीके से हम लोग प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ब्रदर, तो ब्रदर को हम लोग दो तरीके से इसका प्लूरल में इसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला हो गया ब्रदर्स और दूसरा हो गया ब्रेदरेन, ठीक है। तो देखिए दोनों का मतलब अलग अलग हो गया। ब्रदर्स का मतलब हो गया सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स और ब्रेदरेन का मतलब हो गया मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, कम्युनिटी और अ रिलीजियस ग्रुप। ये हो गया, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है वो है क्लोथ, ठीक है। अगला जो वर्ड है क्लोथ, क्लोथ का देखते हैं। क्लोथ को भी दो तरीके से हम लोग इसका प्लूरल लिख सकते हैं। सबसे पहला हो गया क्लोथ्स, ठीक है, सबसे पहला हो गया क्लोथ्स। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है अनस्टिच क्लोथ, ठीक है। वैसे क्लोथ जो अनस्टिच होते हैं साथियों उसको क्या कहते हैं हम लोग क्लोथ्स। और दूसरा हो गया क्लोथेज। क्लोथेज किसको कहेंगे, जो अस्टिच क्लोथ होंगे, ठीक है। तो ये क्लोथ को भी हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखिए तीसरा जो वर्ड है वो है डाई, ठीक है। डाई को देखिए, डाई को भी हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला हो गया डाइज और दूसरा हो गया डाइस। तो डाइज मतलब क्या हो गया, स्टैम्प्स यूज्ड फॉर प्रिंटिंग एंड क्वाइनिंग, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइज, ठीक है। और दूसरा हो गया डाइस, इसका मतलब होता है स्मॉल क्यूब यूज्ड इन गेम्स, जो हम लोग लूडो खेलते हैं, ठीक है, उसमें जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो उसे कहते हैं हम लोग डाइस। और एक और जो डाइज हो गया वो स्टैम्प्स होता है, ठीक है, जो प्रिंटिंग और क्वाइनिंग में यूज होता है।
ये क्लियर हो गया। चलिए अगला जो चौथा वर्ड है वो है इंडेक्स। देखते हैं इंडेक्स को भी हम लोग दो तरीके से इसका जो है प्लूरल बना सकते हैं। सबसे पहला हो गया इंडेक्सेस और दूसरा हो गया इंडिसेस। तो इंडेक्सेस जो है साथियों, ये इसका मतलब होता है टेबल्स ऑफ कंटेंट्स इन अ बुक, ठीक है। जैसे कि कोई बुक, जैसे आप ये अभी हम लोग प्लिंथ टू पारावान बुक कर रहे हैं, तो इसके भी शुरुआत में देखा होगा कि एक पेज में लिखा हुआ ऊपर में इंडेक्स, ठीक है, ऊपर में क्या लिखा होगा इंडेक्स। तो ये आपका जो आपके बुक में क्या क्या कंटेंट है वो जो लिखा रहता है, ठीक है, उसको जो लिखा रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं इंडेक्सेस। और दूसरा जो है इंडिसेस। तो इंडिसेस क्या है, आपने अगर आप मैथ पढ़े हैं तो उसमें सर्ट्स एंड इंडिसेस एक टॉपिक आता है, ठीक है, तो वही इंडिसेस ये यूज हुआ है, ठीक है। ये अलजेब्रा का एक टॉपिक है इंडिसेस। तो इंडेक्सेस और इंडिसेस में दोनों में अर्थ आपको पता चल गया होगा। क्लियर साथियों। चलिए अब कुछ अलग तरीके का हम लोग प्लूरल नाउन देखते हैं। तो सबसे पहला यहां आ गया लैटिन वर्ड। देखते हैं सबसे पहले लैटिन वर्ड का प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर कोई लैटिन वर्ड आए तो उसको और कहा जाए उसको हमें प्लूरल में चेंज करना है तो कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले समझिए लैटिन वर्ड। तो लैटिन के कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके अंत में यू यम आता है, ठीक है। लैटिन के कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके अंत में क्या आता है, यू यम आता है। ये एक वचन होते हैं, ठीक है। ये एक वचन कहने का मतलब ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे सिंगुलर हैं आपके, ठीक है। अगर सिंगुलर से हमें प्लूरल में चेंज करना है तो ऐसे करने के लिए हम लोग लास्ट के यूएम को हटाकर हम लोग सिंपली ए यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला देखिए डाटम, ठीक है, तो इसका हमें प्लूरल बनाना तो क्या हो जाएगा डाटा। अगला देखिए ओवम तो ओवा, एजेंडम एजेंडा, डिक्टम तो डिक्टा, मेमोरेंडम, ठीक है, तो मेमोरेंडा। अगला देखिए स्ट्रैटम, तो इसका हो गया स्टार्टा, ठीक है। तो ये जितने भी थे ये सारे लैटिन वर्ड थे, ठीक है। और इसके अंत में जो भी यूएम थे इसको डायरेक्टली हमने रिमूव किया और अंत में क्या लगा दिया, ए लगा दिया। तो ये आपका क्या बन गया, प्लूरल बन गया। चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि लैटिन के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे यम आता है, ठीक है, जिनके पीछे यू यम आता है, लेकिन इनका प्लूरल बनाने के लिए इनके पीछे यस लगाते हैं। मतलब यहां पर देखिए ये जो रूल है ये कहना ये चाह रहा है। इससे पहले देखिए क्या हो रहा था कि कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, इससे पहले एक था डेटम, ठीक है, डेटम था। तो इसका प्लूरल में हम लोग चेंज करने के लिए यूजम को हटा रहे थे और फाइनली ए ऐड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहां कह रहा है कि इसके अंत में जो यूजम आएगा उसको हम लोग हटाना नहीं है हमें, बल्कि डायरेक्टली हमें क्या करना है, इसके पीछे यस लगा देना है। एग्जांपल देखिए, जैसे एसाइलम, आपने ये वर्ड देखा होगा, ठीक है, बहुत जगह आया है, ये बहुत बार पूछा भी गया आपके एसएससी में, एसाइलम। तो अगर इसका हमें प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, ये अंत वाले यूएम को हम लोग हटाएंगे नहीं, बल्कि डायरेक्टली इसमें यस जोड़ देंगे। क्लियर। अगला देखिए म्यूजियम तो म्यूजियम्स, प्रीमियम तो प्रीमियम्स, ठीक है। अगला देखिए फोरम तो फोरम्स, पेंडुलम तो पेंडुलम्स। तो ये सारे ये थे लैटिन वर्ड, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया बल्कि डायरेक्टली यस ऐड कर दिया, ये बन गया प्लूरल इसका। ये क्लियर हो गया। चलिए अगला कह रहा है कि कुछ लैटिन वर्ड के अंत में यूएस आता है, ठीक है, कुछ लैटिन वर्ड के अंत में यूएस आता है। तो अगर हमें इसका प्लूरल बनाना हो तो यूएस को डायरेक्टली आई में चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए रेडियस तो रेडियाई, सिलेबस तो सिलेबी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। कि जो था रेडियस और सिलेबस ये दोनों इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला के कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में आई एस आता है, तो इनका प्लूरल आई एस को हटाकर सिंपली ई एस बदलकर हम लोग बनाते हैं। जैसे देखिए एनालिसिस तो एनालिसिस, ठीक है। अंत के देखिए अंत में आई एस था तो इसको डायरेक्टली रिमूव किया और आई एस के यहाँ पर क्या हमने प्रयोग किया, ई एस का। अगला देखिए क्राइसिस तो क्राइसिस, हाइपोथेसिस तो हाइपोथेसिस, ठीक है, बेसिस तो बेसिस, थेसिस थेसिस, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट था ये भी। अगला देखिए डी पार्ट है कि कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में ओएन आता है। कुछ ग्रीक शब्द होते हैं साथियों, उसके अंत में ओएन आता है और इनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग करते क्या है कि ओएन को डायरेक्टली ए में बदलते हैं। जैसे देखिए फेनोमेनन, ये जो है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो इसके अंत में क्या आया, ओएन आया, तो यहां से ओएन को हम लोग रिमूव करेंगे और ओएन के यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, ए। तो फेनोमेनन था तो इसका हमें प्लूरल बनाना तो क्या हो जाएगा, फेनोमेना। अगला देखिए क्राइटेरियन तो क्राइटेरिया, ये डायरेक्टली बन गया इसका प्लूरल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में कह रहा है कि कई ऐसे नाउन है जिसका प्लूरल इस तरीके से बनते हैं। जैसे इफ हो गया तो इफ का इफ्स, आई का आईज, ठीक है, फाइव का फाइव्स, ठीक है, बीए बीएज, बट बट्स, टेन टेंस, एमए एमएज, पी पीज, एटीएम एटीएम्स, टी टीज, एमपी एमपी, यूपीसी यूपीसीज, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला एफ वाला पार्ट देखते हैं। चलिए अगला एफ वाला पार्ट कह रहा है कि कुछ नाउन के सिंगुलर एवं प्लूरल फॉर्म जो होते हैं दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम स्टार लगा लीजिएगा अपने बुक में, ठीक है।
देखिए ये जो रूल कहना चाह रहा है साथियों कि जब कोई भी वर्ड है, कोई भी नाउन है, ये जितने भी नाउन दिए गए, जब हम लोग इसका प्लूरल बनाते हैं तो इसका जो अर्थ होता है वो बिल्कुल चेंज कर जाता है। जैसे देखिए सबसे पहला एग्जांपल है एयर। तो देखिए जब हमने एयर से इसका ये सिंगुलर था और इसका हमने प्लूरल बनाया एयर्स, तो एयर मतलब हो रहा था हवा, और जब हमने इसे एयर्स बनाया तो ये बन गया दिखावटी व्यवहार। ठीक है, तो इसका अर्थ बिल्कुल चेंज हो गया। अगला देखिए रिटर्न, इसका मतलब होता है वापसी, और जब हमने इसे प्लूरल में चेंज किया रिटर्न्स हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया आय का हिसाब। अगला देखिए आयरन, तो आयरन्स। ठीक है, सैंड, सैंड्स, तो इसका हिंदी देखते जाइए, सैंड मतलब होता है रेत और सैंड्स मतलब क्या हो गया रेगिस्तान। अगला देखिए वुड मतलब होता है लकड़ी और वुड्स मतलब हो गया जंगल। ठीक है, एब्यूज मतलब दुरुपयोग और एब्यूजेज मतलब क्या होता है कुरीतियां। गुड ये जो एडजेक्टिव है इसका मतलब होता है अच्छा, और गुड्स जो है वो समान। ठीक है, अगला देखिए वाटर, वाटर मतलब होता है पानी और वाटर्स मतलब हो जाता है समुद्र। वर्क मतलब होता है काम और वर्क्स मतलब क्या हो जाता है साहित्य, लेख। फ्रूट मतलब फल और फ्रूट्स मतलब होता है कोई भी। ठीक है, कोई भी आप मेहनत करते हैं उसका जो नतीजा आता है, उसका जो फल मिलता है उसे कहते हैं हम लोग फ्रूट्स। अगला देखिए विट मतलब होता है वाक्पटुता। ठीक है, और विट्स मतलब होता है बुद्धिमता। तो मैं बता चुका हूं कि ये पूरा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है, अगला जी वाला पार्ट देखते हैं। चलिए जी वाला पार्ट देखते हैं साथियों। जी वाला पार्ट है कि कुछ नाउन का सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है परंतु प्लूरल फॉर्म में एक से अधिक। जैसे देखिए कस्टम, तो कस्टम मतलब होता है रिवाज, इसका एक ही मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, कस्टम मतलब रिवाज, लेकिन जैसे हमने कस्टम से कस्टम्स में चेंज किया तो इसका देखिए 2-3 मीनिंग निकल गया। जैसे इसका कस्टम से मतलब होता है रिवाज और साथ ही साथ इसका मतलब क्या होता है सीमा शुल्क भी होता है। अगला देखिए मैनर, मैनर एक वर्ड है और इसका हिंदी होता है तरीका। मैनर मतलब क्या होता है तरीका। जब हमने इसे मैनर से चेंज किया प्लूरल में मैनर्स में, तो इसका देखिए जो इसका जो मीनिंग था वो 2-3 आ गया। क्या हो गया तरीके हो गए, शिष्टाचार हो गए। चलिए अगला देखते हैं पेन। तो पेन का हमने बनाया पेन्स, तो पेन मतलब होता है दर्द और पेन्स मतलब क्या हो गया पेन्स मतलब भी दर्द होता है। साथ ही साथ एक और मीनिंग होता है उसका वो होता है अथक प्रयास। ठीक है, अगर पेन्स कहीं लिखा है तो उसका 2 मीनिंग होता है, पहला दर्द और दूसरा होता है अथक प्रयास। ठीक है, अथक कहने का मतलब बहुत ज्यादा प्रयास। ठीक है, जैसे आप अपने जॉब को हासिल करने में, अपने एम को हासिल करने में बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगला देखिए क्वार्टर। तो क्वार्टर मतलब होता है 1/4, तो उसका क्या बन जाएगा प्लूरल क्वार्टर्स। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होगा 1/4 तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ आवास के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि ये इनका क्वार्टर है, तो क्वार्टर मतलब आवास भी होता है। ठीक है, क्वार्टर्स मतलब। चलिए अगला देखिए लेटर। तो लेटर मतलब होता है अक्षर या फिर चिट्ठी, और अगर लेटर्स की बात करें तो इसका मतलब अक्षर और चिट्ठी होता ही होता है, साथ ही साथ साहित्य भी होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि नाउन के साथ ऑफ और एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कब करेंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग देखेंगे कि नाउन के साथ ऑफ और एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कब करेंगे। तो देखिए आपने ऑफ और एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग बहुत बार किया होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर वही चीज का हम लोग रूल देखेंगे, रूल वाइज देखेंगे। तो सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1 कि एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हम लोग पोसेसिव केस के लिए निम्न स्थिति में करते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए जीवित वस्तु। जब जीवित वस्तु कोई, ठीक है, कोई लिविंग थिंग्स के बारे में बात हो तो उसके अधिकार के लिए भी हम लोग एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखिए मोहन्स बुक हो गया। ठीक है, ए कॉज हॉर्न हो गया, अ वुमेन्स पर्स हो गया। तो ये सब जीवित वस्तु के अधिकार के बारे में बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर मोहन के बारे में बता रहा था, यहाँ पर काउ गाय के बारे में बता रहा है, और यहाँ पर औरत के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कर दिया। चलिए अगला देखिए, अगला दूसरा कह रहा है कि जब किसी निर्जीव का मानवीयकरण किया जाए। कहने का मतलब कि जब कोई निर्जीव का, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के अधिकार की बात हो। ठीक है, अधिकार कहने का मतलब कि उसके फेवर में बात हो, जैसे सन्स फरी, नेचर्स लव। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यहां भी हम लोग एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। तीसरा देखिए समय, भार एवं जगह संबंधित नाउन के साथ भी हम लोग एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखिए अ डेज लीव, तो यहाँ पर समय के बारे में बता रहा है। ठीक है, एक दिन की छुट्टी के बारे में। अगला हो गया आर्म्स लेंथ, यहाँ भी हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। और तीसरा हो गया अ पाउंड्स वेट। ठीक है, तो यहाँ पर भार के बारे में बात हो रहा है। ये क्लियर हो गया साथियों। चलिए अगला चौथा हो गया कुछ सम्मानजनक नाउन के साथ भी हम लोग एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, जैसे कोर्ट्स ऑर्डर्स। ठीक है, तो यहां भी हमने देखिए ध्यान दी, यहां भी एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ है। अगला एट ड्यूटीज कॉल, यहां भी एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हमने किया। ठीक है, चलिए पांचवा जो है वह है कि कुछ फ्रेजेज के साथ, ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ फ्रेजेज के साथ भी हम लोग एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। फ्रेजेज क्या हो गया एट वंस विट्स एंड। ठीक है, तो यहां भी देखिए आपको एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग दिख रहा होगा। और दूसरा हो गया देखिए एट अ स्टोन्स थ्रो, तो ये भी एपॉस्ट्रॉफी हो गया। और छठा पॉइंट कह रहा है कि भौगोलिक पिंड के साथ भी हम लोग एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, जैसे हो गया अर्थ एटमॉस्फेयर। तो यहां भी देखिए यहां पर क्या एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग है। तो ये एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग थे साथियों, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं रूल नंबर 2। ठीक है, अगला रूल देखिए,
रूल नंबर बी देखिए कि यदि प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर यस है तो एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते समय यस का प्रयोग हम लोग नहीं करते, ठीक है, केवल एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए बॉयज, तो बॉयज देखिए खुद ही प्लूरल है, और अगर उसके अधिकार की बात करना है तो यहां एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, तो बॉयज के बाद एपस्ट्रॉफी के बाद तुरंत यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ऐसा कहीं लिखा रहता है, ठीक है, या फिर अगर ऐसा लिखना आप चाहते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहां पर यस का प्रयोग हम लोग नहीं करते, बल्कि सिंपल इस तरीके से लिखते हैं। अगला देखिए बॉयज कॉलेज हो गया, गर्ल्स स्कूल, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, ठीक है, तो यहां पर ये सही है क्योंकि यहां पर लास्ट वाला जो लेटर है वो यस नहीं है एपस्ट्रॉफी के पहले, लेकिन यहां पर देखिए एपस्ट्रॉफी के पहले यस था और यहां भी एपस्ट्रॉफी के पहले यस था। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा रूल देखिए कि जब नाउन सिस्कार ध्वनि, सिस्कार मतलब क्या होता है, हिसिंग साउंड, ठीक है, से खत्म हो तो भी यस नहीं लगता, ठीक है। जैसे देखिए फॉर पीस सेक, तो देखिए यहां पर पीस, तो अंत में देखिए क्या आ रहा है, सिस्कार ध्वनि, इसे कहते हैं हिसिंग साउंड, ठीक है, तो यहां पर हम यहां फिर भी हम लोग यस नहीं लगाएंगे, रूल नंबर बी की तरह, ठीक है। अगला देखिए फॉर कंसिंस सेक, तो यहां भी देखिए अंत में क्या आ रहा है, हिसिंग साउंड आ रहा है, तो यहां भी हम लोग एपस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, सॉरी एपस्ट्रॉफी के साथ यस नहीं लगाएंगे, एपस्ट्रॉफी तो लगेगा ही। अगला है फॉर गुडनेस सेक, तो यहां भी देखिए अंत में हिसिंग साउंड आ रहा है, तो हिसिंग साउंड आ रहा है तो इसके बाद एपस्ट्रॉफी के बाद यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगला देखिए फॉर जीसस सेक, तो यहां भी देखिए इसके बाद यस नहीं लगेगा, गणेश बुक, यहां भी यस नहीं लगेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी नाउन के साथ सिस्कार ध्वनि का मतलब हिसिंग साउंड, जैसे पीस, तो अंत में सा आया थोड़ा सा, ठीक है, अंत में थोड़ा सा हिसिंग साउंड आया, तो वहां पर उसके बाद एपस्ट्रॉफी का प्रयोग अगर हम लोग करेंगे तो उसके तुरंत बाद हम लोग यस का जो प्रयोग करते थे वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये रूल नंबर सी का रहा था, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए गॉड सिक, ठीक है, देखिए गॉड, अब देखिए अंत में क्या है, डा, ये हिसिंग साउंड नहीं है, ठीक है, ये हेडिंग साउंड नहीं, हिसिंग साउंड नहीं है, तो इसके अंत में हम लोग यस लगा दिया हमने, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए पॉइंट नंबर डी देखिए, डी का आ रहा है कि पोसेसिव प्रोनाउन, जितने भी प्रोनाउन जो पोसेसिव होते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक प्रोनाउन ही है, वहां पर हम लोग देखेंगे कि पोसेसिव प्रोनाउन होता क्या है साथियों, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पोसेसिव प्रोनाउन के साथ भी एपस्ट्रॉफी नहीं लगता है। कौन कौन होते हैं पोसेसिव प्रोनाउन, हिज हो गया, हर्स हो गया, योर्स, आवर्स, देयर्स, ये जितने भी प्रोनाउन है, ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये जितने भी प्रोनाउन है सारे पोसेसिव प्रोनाउन है, क्लियर। तो इसके साथ भी हम लोग एपस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे योर्स फेथफुली, अब देखिए यहाँ पर योर्स लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से अगर कहीं लिखा हो तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर जो एपस्ट्रॉफी का यूज हुआ है ये गलत है, ठीक है, यहाँ पर करते ही नहीं है प्रयोग हम लोग, ये क्लियर हो गया। अगला देखिए योर्स ट्रूली, यहाँ भी एपस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं है, ठीक है, तो ये रूल नंबर डी क्लियर हो गया होगा आपका। अगला देखिए, अगला रूल नंबर ई देखिए कि निम्न टाइटल्स के साथ भी एपस्ट्रॉफी अंतिम शब्द के साथ ही लगता है। जैसे देखिए टाइटल क्या होगा, कमांडर इन चीफ, अब देखिए बहुत बार लिखा क्या रहेगा, मैं क्लियरली आपको बता देता हूं, बहुत बार लिखा रहेगा कमांडर्स इन चीफ, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो अंत वर्ड है चीफ, तो चीफ के साथ ही हम लोग लाएंगे एपस्ट्रॉफी, क्लियर साथियों। कमांडर्स इन चीफ गलत होगा, कमांडर इन चीफ्स सही है, ठीक है। अगला देखिए माई सन इन लॉज सिस्टर, ऐसा नहीं होगा सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, ये अगर कहीं लिखा रहे तो ये गलत होगा, ठीक है, ये जो है ये सही है, सन इन लॉज होगा, ये समझ में आ रहा होगा, इसको कभी नहीं भूलेगा, ध्यान में रखिएगा हमेशा। चलिए रूल नंबर एफ देखिए कि निर्जीव वस्तु के साथ एपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं करते बल्कि ऑफ का प्रयोग करते। अब आती है ऑफ की बारी, शुरुआत में आपको बताया गया था ऑफ और एपस्ट्रॉफी, ठीक है, तो दोनों में एपस्ट्रॉफी का प्रयोग हमने बहुत जगह देखा। अब देखते हैं ऑफ का प्रयोग कहां करेंगे, तो ऑफ का प्रयोग निर्जीव वस्तु के साथ, ठीक है, निर्जीव वस्तु के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए टेबल्स लेग, तो यहां पर देखिए टेबल के बारे में बात हो रही है, टेबल क्या है, सजीव या निर्जीव, तो टेबल निर्जीव है, और अगर ये निर्जीव है तो टेबल्स लेग जो लिखे हमने लिखा है वो गलत होगा, ठीक है, टेबल्स लेग लिखना गलत होगा, यहां पर टेबल्स लेग की जगह पर लिखेंगे लेग ऑफ टेबल, ये सही हो गया आपका। तो बहुत बार ऐसा भी लिखा रहता है आपके इरर वाले पोर्शन में टेबल्स लेग, ठीक है, तो वहां पर ऐसा रहे, कभी भी रहे निर्जीव के साथ अगर एपस्ट्रॉफी लगा रहे तो वहां पर आप सुधार लेंगे उसे, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगला पॉइंट नंबर जी का रहा है कि डबल एपस्ट्रॉफी का प्रयोग कभी भी आप ना करें। जैसे माई वाइफ्स सेक्रेटरीज, देखिए लगातार आ गया, वाइफ्स भी हो गया और सेक्रेटरीज भी हो गया, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, वाइफ्स और सेक्रेटरीज ये लगातार हम लोग लिख नहीं सकते, ठीक है, इसकी जगह पर हम लोग सीधा लिखेंगे द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी, एक जगह लगाया हमने, ठीक है, सबसे शुरुआत में लगा दिया, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए मिस्टर शर्मा, सॉरी मिसेस शर्मा द सोसाइटी चेयरमैन, फिर से देखिए दो बार एपस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ है,
तो इसको फिर से हम लोग सुधारेंगे। दो जगह सोसाइटी के साथ भी एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग है और चेयरमैन के साथ भी एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग है, तो वहां पर हम लोग सुधारेंगे, ठीक है, वहां पर सुधारेंगे और किसी एक जगह ही हम लोग लगाएंगे। ये क्लियर हो गया साथियों? चलिए पॉइंट नंबर एच देखते हैं, रूल नंबर एच कि एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीबडी, ये जितना, सॉरी एवरीवन, ये जितना भी लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, अगर ये कभी भी आपको मिल जाए, कभी भी अगर आपके एग्जाम में, कभी भी एरर में, कहीं भी अगर मिल जाए, तो इसके साथ एपॉस्ट्रोफी या यस का प्रयोग हमेशा करते ही हैं, ठीक है। जैसे देखिए एवरी वंस कंसर्न इज नो वंस कंसर्न, ये आपने बहुत बार सुना होगा, तो ये सही है आपका, ठीक है, इसके साथ ही हम लोग एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए एवरीबडी इज बिजनेस इज नोबडी इज बिजनेस, ये भी सही है। अगला देखिए अगर कभी भी इतने वर्ड के साथ अगर एल्स, ठीक है, ELSE, अगर कभी भी एल्स का प्रयोग कभी भी रहे इसके साथ, ठीक है, तो कभी भी इसके साथ एपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते, ठीक है, कभी भी इसके साथ एपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते, बल्कि एल्स के साथ हम लोग एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। एग्जांपल देखिए आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्स। तो देखिए यहां पर देखिए समबडी, बहुत बार होगा कि समबडी के साथ लगा होगा, तो वहां पर ये गलत होगा, बल्कि एल्स के साथ एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग हम लोग करेंगे। क्लियर? ये सही है आपका। अगला देखिए आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी एल्स, ठीक है, तो यहां देखिए इसके साथ लगा एपॉस्ट्रोफी। वही देखिए नीचे में लिखा हुआ है कि अगर कभी समबडीज एल्स या नोबडीज एल्स लिखा हो तो ये गलत होगा, ठीक है, तो ये तो अभी आपको बताया जा चुका है। तो ये आपका पूरा नाउन का जो पूरा था साथियों, जितना भी रूल था वो अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करा दिया गया, ठीक है। अभी हम लोग करने वाले हैं नीतू सिंह बुक का टॉपिक नाउन, ठीक है, नाउन टॉपिक के जितने भी सवाल आपके नीतू सिंह बुक दिए गए हैं, उन सारे सवालों को अभी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, हर एक सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस चैनल पर आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक पूरा कंप्लीट कवर कराया जा रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें साथियों। चलिए शुरू करते हैं नाउन। तो नाउन का जो पहला सवाल आपके सामने आ गया है ये है कि माई सिस्टर हैज रीड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल, ठीक है, ये रहा पहला सवाल। आपको बतलाना है कि किस वाले पार्ट में एरर है, पहले वाले में एरर है, दूसरे वाले पार्ट में एरर है, तीसरे वाले पार्ट में एरर है, या फिर नो एरर। तो देखिए सबसे पहले एरर डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो एक पॉइंट था जो आपको नाउन जब हम लोग कर रहे थे तो नाउन में आपको बताया गया था, वो पॉइंट ये था साथियों कि जब भी किसी नाउन के बाद, देखिए जब भी किसी नाउन के बाद तुरंत एक प्रीपोजिशन आए, क्या है, एक प्रीपोजिशन आए और उसके बाद वही नाउन रिपीट कर जाए, क्या हो, वही नाउन रिपीट कर जाए। जब भी ऐसा हो तो ये दोनों जो नाउन है साथियों ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, ये पॉइंट था। अब देखिए वही काम यहाँ भी हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पेजेज आफ्टर पेजेज, ध्यान से देखिएगा, तो बीच में क्या आपका प्रीपोजिशन है, उससे पहले नाउन है पेज और उसके बाद नाउन है पेज, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये था कि उसके पहले नाउन और उसके बाद जो भी नाउन रहेगा वो हमेशा सिंगुलर ही होना चाहिए, और यहाँ पर है क्या, प्लूरल है, तो यहाँ पर पेजेज आफ्टर पेजेज गलत होगा साथियों। इसका सही जो ये गलत हो जाएगा, इसका सही फॉर्म अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, पेज आफ्टर पेज, ठीक है, पेज आफ्टर पेज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा साथियों, ठीक है, यहां पर हो जाएगा पेज, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों कि आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। देखिए फिर से डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा एरर कहां है, कजन सिस्टर्स का कभी भी प्रयोग हम लोग नहीं करते, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर कभी भी होता नहीं है, कजन होता है, ठीक है। यहां पर जो भी कजन लिखा हुआ है, कजन सिस्टर्स गलत हो जाएगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कजन का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाले पार्ट में एरर था साथियों। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं किस वाले पार्ट में एरर है। तो देखिए एक फ्रेज होता है, ठीक है, एक फ्रेज होता है, वो फ्रेज होता है टेक्स पेन्स, क्या होता है फ्रेज, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, फ्रेज होता है टेक्स पेन्स, ये फ्रेज होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काफी प्रयास करना, ठीक है, बहुत प्रयास करना। अब देखिए अगर कहीं भी फ्रेज वाला कुछ आए तो वहां पर फ्रेज, देखिए अगर कहीं भी किसी भी सवाल में कोई फ्रेज का एकदम अगर एग्जैक्टली फ्रेज वाला मिले साथियों, ठीक है, जैसे यहां दिख रहा होगा टेक्स पेन, तो यहां पर फ्रेज लगेगा, ठीक है, यहां पर और कोई नियम काम नहीं करेगा, डायरेक्टली यहां पर फ्रेज का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहां जो टेक्स पेन लिखा हुआ, तो टेक्स पेन तो कोई फ्रेज होता नहीं है, टेक्स पेन्स फ्रेज होता है, ठीक है। तो यहां पर पेन के साथ हम लोग यस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका किस वाले पार्ट में एरर था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों कि द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट।
अब फिर से मैं एक रूल आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं कि कभी भी ए नंबर ऑफ का प्रयोग हो तो उसके बाद हमेशा प्लूरल का प्रयोग होता है, ठीक है। अब बताइए क्राइटेरियंस प्लूरल है क्या? ये प्लूरल आपका नहीं है, ठीक है। तो प्लूरल है क्या? क्राइटेरिया प्लूरल होता है, ठीक है। ये अभी इससे जस्ट पहले आपको बताया गया था। क्राइटेरियन प्लूरल नहीं होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है, ठीक है। तो क्राइटेरियन के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसके जगह पर लिख दीजिए क्राइटेरिया, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली, ठीक है। बतलाना किस वाले पार्ट मिरर है साथियों। अब देखिए यहां पर पोएट्रीज का यूज हुआ है। अब देखिए पोएट्रीज ये क्या है? ये आपका प्लूरल में है, तो इसका सिंगुलर क्या होगा? पोएट्री। अब देखिए जब आप नाउन, अगर आप अच्छे तरीके से हमारा पहले वाला क्लास अटेंड किए होंगे तो वहां पर क्लियरली आपको बताया गया था, ठीक है, कि पोएट्री जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका ये जो पोएट्री लिखा है ये यहाँ पर पूरा गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिंपली हम लोग पोएट्री। ये समझ में आ गया होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ देखिए एक वर्ड आया सराउंडिंग। देखिए सराउंडिंग होता ही नहीं है, ठीक है। सराउंडिंग जो होता है वो वर्ब में होता है, ठीक है। वो सराउंड का V4 फॉर्म होता है सराउंडिंग, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा द ब्यूटीफुल, इसके बाद जो भी आएगा वो नाउन फॉर्म में आएगा, ठीक है। और नाउन फॉर्म में सराउंडिंग का एक ही होता है, वो होता है सराउंडिंग्स, ठीक है। अंत में यस लगा होता है, यहाँ पर अंत में यस लगा नहीं है, ठीक है साथियों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाले पार्ट में इरर निकल गया हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम इरर को डिटेक्ट करते हैं, इरर को पहचानते हैं। हमें इस तरीके से पता चलता है कि क्वेश्चन के इस वाले पार्ट में इरर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नो पॉटर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पर लगेजेज का प्लूरल फॉर्म यहाँ पर यूज है, और आपको पता है जो लगेज है साथियों वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। जो लगेज है ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लगेजेज लिखा हुआ है ये यहाँ पर सिंपली गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गलत होगा, इसके यहाँ पर हम लोग सीधा यूज करेंगे लगेज का। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द टेबल्स लेग। अब देखिए ये भी अभी हाल फिलहाल में पॉइंट आपको बताया गया था। द टेबल्स लेग कभी भी, जब अंत में हम लोग एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको बताया गया था कि एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग हम लोग निर्जीव वस्तु के लिए नहीं करते, और टेबल क्या है? आपका निर्जीव वस्तु है। तो यहाँ पर टेबल्स लेग गलत होगा, यहाँ पर होगा द लेग ऑफ टेबल, ये सही होगा, ठीक है। टेबल्स लेग्स की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? लेग्स ऑफ टेबल, ये सही होगा, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर थोड़ा एरर था। चलिए देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। ये अब देखिए फिर से यहाँ पर देखिए ये किसका प्लूरल है? ये सीनरी का प्लूरल है, ठीक है। SCENERY सीनरी, इसका प्लूरल ये है। और ये आपको फिर से ये आपको पता होगा कि ये क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल होता ही नहीं है, तो ये सीधा गलत हो गया। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो बस इतना छोटा छोटा एरर भी आपके सवाल में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेजेज कार अंडर कंट्रोल। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दो चीज के बारे में आपको बताया गया था, एक टैलेंट और दूसरा स्किल, ये बताया गया था आपको। अब देखिए टैलेंट क्या होता है? देखिए टैलेंट क्या होता है? टैलेंट वो होता है जो गुण हमारे अंदर जन्म से होता है, ठीक है। और स्किल क्या होता है? जो हम लोग सीखते हैं, वो जन्म से नहीं होता है। यहां पर देखिए कार को चलाना कोई टैलेंट नहीं होता, ये कोई जन्म से नहीं सीखता, बल्कि ये एक स्किल होता है जो बाद में सीखा जाता है। और यहाँ पर देखिए कार चलाने के लिए यहाँ पर टैलेंट का इस्तेमाल हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर टैलेंट जो लिखा हुआ है वो गलत है। टैलेंट के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? स्किल। ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर साथियों। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन आई इंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। बतलाना है कि इसमें किस वाले पार्ट मिरर है। अब देखिए सबसे पहले तो ये आप एकदम दिमाग में माइंड मेकअप कर लीजिए कि अभी हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई किसी भी पार्ट मिरर होगा तो वो नाउन वाले पार्ट में ही मिरर होगा, ठीक है। तो बस सिंपली आपको नाउन चेक करना है।
अब देखिए सबसे अंत में ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब क्या होता है वो बताइए पहले। तो ग्राउंड मतलब होता है कि मकान के बाहर, घर के बाहर की धरती का ऊपरी सतह जो होता है वो होता है ग्राउंड, ठीक है। और अगर कोई कोई घर के अंदर का ग्राउंड की बात करें तो वहां पर ग्राउंड के जगह पर फ्लोर सही होता है। अब देखिए फिर से कि ये घर के अंदर की बात हो रही है या घर के बाहर की बात हो रही है, तो ये फर्श की बात हो रही है, ये बेडरूम के फर्श की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो ग्राउंड लिखा है साथियों ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, और ग्राउंड के जगह पर जो कोई वर्ड सुटेबल होगा वो होगा फ्लोर, ठीक है। यहाँ पर सही वर्ड क्या होगा, फ्लोर। तो ये समझ में आ गया होगा। सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, बतलाना है किस वाले पार्ट में इधर है। अब देखिए द पुअर्स का इस्तेमाल हुआ है, आपको पता है कि द पुअर्स ये होता ही नहीं है, ठीक है। द पुअर मतलब होता है गरीब लोग, द पुअर्स ऐसा कभी लिखते नहीं हम लोग, ठीक है। द पुअर इसका मतलब ही होता है गरीब लोग, द पुअर्स लगाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो किस वाले पार्ट में इधर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है लेसर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, ठीक है। जो भी लेजर होता है वो क्या है, इंडिस्पेंसेबल टूल है। अब देखिए सबसे पहले हम फोकस करेंगे और कोई चीज पर फोकस नहीं करेंगे, सबसे पहले नाउन, जो भी जितना नाउन यूज हुआ है उस पर हम लोग सिंपल यहां पर फोकस करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर आई सर्जरी है, ठीक है, आई सर्जरी। और आपको पता है आई सर्जरी नहीं होता बल्कि आई सर्जरी होता है, ठीक है। आई सर्जरी नहीं होता साथियों, क्या होता है, आई सर्जरी होता है। यहां पर जो ये आई लिखा हुआ है ये यहां पर गलत है, ठीक है। इसका सही क्या हो जाएगा, आई सर्जरी, ठीक है। ये यहां पर ये सही होगा, क्लियर, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि इफ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे एंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब देखिए फिर से वही बात, कोई सवाल जितना बड़ा आपको दिखे, ठीक है, समझिए उसमें बहुत छोटा एरर है। कभी भी बड़ा सवाल देखिए घबराना नहीं चाहिए, जितना बड़ा सवाल उतना छोटा एरर। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा सवाल है, इसमें देखिए बहुत छोटा एरर है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि इफ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहां पर रुके थोड़ा सा, एडमिनिस्ट्रेशन। अब बताइए एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, ये यहां पर नाउन है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है साथियों, ये नाउन है। यहां में एबिलिटी की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव का प्रयोग करना, और जबकि ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन के जगह पर लिखेंगे, हमें इसके पर अगर सुटेबल लिखना है तो एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर गलत होगा क्योंकि ये नाउन है और हमें यहां एडजेक्टिव चाहिए, तो इसके जगह पर लिखेंगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। तो ये यहां पर सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 यही है, बतलाना किस वाले पार्ट मिरर है, देखते हैं, ठीक है। देखिए एक यूज हुआ है यहां पर कॉस्ट, यहां देखिए ध्यान दीजिए यहां पर क्या यूज हुआ है, कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए ये कॉस्ट का ही तो प्लूरल है, ठीक है, कॉस्ट का ही तो प्लूरल है। और कॉस्ट है क्या, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। कॉस्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए बतलाने की जरूरत नहीं है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल कभी नहीं बनता, तो कॉस्ट जो लिखा हुआ यहां पर ये गलत होगा, यहां पर सिंपली कॉस्ट का ही प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। ये तो कम से कम 4-5 बार रिपीट हो चुका है अभी 15 सवाल में ही। तो ये जितना भी जो भी रूल रिपीट हो रहा है, ठीक है, जो भी रूल यहां आ रहा है वो रूल तो कभी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि यही सारे रूल से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। सही ऑप्शन क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि whenever he goes to Mumbai he stays in 5 stars hotels। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए 5 स्टार्स ये क्या है, हाइफनेटेड नाउन है। 5 स्टार्स क्या है, हाइफनेटेड नाउन। और आपको पता है हाइफनेटेड नाउन में कभी भी कोई भी प्लूरल फॉर्म प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर 5 स्टार्स जो लिखा हुआ साथियों ये यहाँ पर गलत होगा। इसका जो सही फॉर्म होगा वो सिंपली लिखेंगे हम लोग 5 स्टार। क्या हो जाएगा, 5 स्टार। यहाँ स्टार जो लिखा हुआ था वो गलत है, 5 स्टार ही सही होगा। सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17।
अब देखिए इक्विपमेंट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, सब देखिए सेमी रूल अभी रिपीट हो रहा है। इक्विपमेंट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसका प्लूरल बनता ही नहीं है, तो इक्विपमेंट से यहां से गलत करेंगे, क्या हो जाएगा, सिंपली इक्विपमेंट। सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए ब्रीज क्या होता है, ब्रीज क्या होता है, ये जेंटल होता है। ठीक है, तेज हवा के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग वाइंड का प्रयोग करते हैं, ना कि ब्रीज का, ये हल्का के लिए। ठीक है, और जब तेज हवा का बात हो तो ब्रीज का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, ब्रीज के यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिंपली विंड। ठीक है, तो यहाँ किस वाले पार्ट में था साथियों, आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई नॉर्मल के बारे में बात करता, ठीक है, नॉर्मल जेंटल के बारे में बात करता, तब ब्रीज सही होता, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर वाइंड सही होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वन ऑफ हर फाइनेस्ट बिलीफ अमॉन्ग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए किस वाले पार्ट मिरर है इसमें, देखते हैं। तो देखिए यहां पर वन ऑफ द का यूज हुआ है, और आपको पता है कि वन ऑफ द के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। और यहां देखिए वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ अमॉन्ग द हिंदूज। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा वन ऑफ द फर्मेस्ट, बिलीफ नहीं होगा बल्कि बिलीफ्स होगा। ठीक है, क्योंकि वन ऑफ के बाद इसके बाद जो भी नाउन आता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहां जो बिलीफ है ये यहां पर गलत होगा, और बिलीफ की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, बिलीफ्स। ठीक है, बिलीफ्स ये सही होगा आपका। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों कि ही वाज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पून्सफुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे। अब देखिए यहाँ जो लिखा हुआ स्पून्सफुल, ये यहाँ पर गलत है साथियों। ठीक है, स्पून्सफुल का प्रयोग नहीं करते। यहाँ देखिए स्पून के साथ यस लगा है, ये गलत होता है। इसका जो सही होता है वो था स्पून फुल्स होता है, ये सही होता है। फुल के साथ अगर यस लगाए हम लोग तो ये सही होता है। ठीक है साथियों, तो सही ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी वाले पार्ट मिरर था। क्लियर। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्लियर। अब देखिए ब्लंडर मतलब क्या होता है, बिग मिस्टेक। ठीक है, ब्लंडर मतलब क्या होता है, बिग मिस्टेक। और आपको ये बताया गया था ये सुपर प्लस बन जाता है। ब्लंडर के साथ कभी भी हम लोग बिग का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग। ठीक है, तो यहाँ पर बिग का जो प्रयोग है, बिग यहाँ पर कट कर देंगे। अब ये सही हो गया। सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दैट कैन हेल्प देम सोल्व द ट्रिपल मर्डर केस। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं किस वाले पार्ट मिरर है। अब देखिए यहाँ जो इंफॉर्मेशन का यूज हुआ है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है, इंफॉर्मेशन का प्लूरल बनाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन का प्लूरल के रूप में, प्लूरल देखिए इंफॉर्मेशन से लिखा हुआ है यहाँ पर, ये गलत होगा। अगर इंफॉर्मेशन का प्लूरल लिखना होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द शिप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वेयर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है शिप्स, देखिए मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर। देखिए ये जो शिप है, अगर इसका प्लूरल बनाना होता है तो इसके अंत में यस लगाकर नहीं बनाते। ठीक है, बल्कि इसके अंत का जो यफ है उसको हटाकर भी यस का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर देखिए डायरेक्टली यस लगा दिया गया, तो ये यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका प्लूरल फॉर्म में यूज करना था और यहाँ पर यस अंत में लिखा हुआ था, तो इस तरीके से इसका प्लूरल बनता ही नहीं है। क्लियर। सही ऑप्शन क्या हो गया साथियों, इसका ऑप्शन नंबर ए। इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। क्लियर। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। अब देखिए किस वाले पार्ट मिरर है ये हमें बतलाना है। ठीक है, अब देखिए हैव्स नॉट्स, ये यहाँ पर हैव्स नॉट जो है ये यहाँ पर गलत है, बल्कि हैव नॉट्स का प्रयोग करेंगे। हैव्स नॉट नहीं बल्कि हैव नॉट्स का प्रयोग सही होगा। तो अंत में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हैव्स नॉट है, ये यहाँ पर गलत होगा। इसके जगह पर जो सही अगर लिखें तो हैव नॉट्स, ये सही होगा। ठीक है साथियों, तो ये गलत होगा दोनों। ठीक है, हैव्स नॉट की जगह पर क्या लिखेंगे, हैव नॉट्स, तो इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस
हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। अब देखिए फिर से वही देखिए, सिस्टर्स इन लॉ, यहाँ पर सिस्टर इन लॉज होता ही नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ये होता ही नहीं है। कभी भी अगर सिस्टर इन लॉ का अगर हमें कोई भी हो, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ हो, ठीक है, तो अगर हम इसका प्लूरल जब भी बनाते हैं तो उसका जो मेन वर्ड होता है उसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टर इन लॉज गलत होगा, बल्कि सिस्टर्स इन लॉ। जब मैं इसका थ्योरी पढ़ा रहा था तब भी मैं एक बात बोला था कि कभी भी जब उससे रिलेटेड सवाल आते हैं तो हमेशा इसी तरीके से लिखा होता है, ठीक है। मदर इन लॉज लिखा होगा, फादर इन लॉज लिखा होगा, तो लॉज होता ही नहीं है, ठीक है। फादर्स इन लॉ सही होगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ। तो यहाँ पर सिस्टर के यहाँ पर सिस्टर्स कीजिए, लॉज में यस हटाइए, ठीक है। तो ये सही हो गया आपका। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इन वाई स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। देखते हैं किस वाले पार्ट में रह रहे। अब देखिए एक पॉइंट जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा है और उसे खोने के डर से हमें ईर्ष्या होती है, तो वहां पर जेलसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जब उस वस्तु के लिए ईर्ष्या हो जो हमारा नहीं है, तो वहां पर इनवाई का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर इनवाई का प्रयोग है, क्लियर। तो यहाँ पर इनवाई का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जेलसी का प्रयोग होगा, ठीक है। दो वर्ड आया था, इनवाई और जेलसी, दोनों का मतलब हमने इसके थ्योरी वाले पार्ट में अच्छा तरीके से देखा था। तो यहाँ पर इनवाई का प्रयोग यहाँ पर गलत है, इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे, सही क्या हो जाएगा, जेलसी, ठीक है। जेलसी जो है साथियों यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 2 समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। अब समझिएगा यहाँ पर समन्स का यूज हुआ है, ठीक है साथियों। ये जो है ये सिंगुलर होता है, ये जो है समन्स ये सिंगुलर होता है, और जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो समन्स में हम लोग ईएस ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये समन्सेस हो जाता है, ये प्लूरल बन जाता है। और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो भी वर्ड यूज होगा वो प्लूरल ही यूज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो समन्स है वो गलत होगा और इसके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समन्सेस, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस जो आपका वर्ड लिखा हुआ था उसमें हम लोग ईएस ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप जाइए इसके थ्योरी वाले पार्ट में, वहां जाकर समझिए इसे, क्योंकि वहां पर ये सारा कुछ अच्छे तरीके से समझाया गया, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है द वैद्याज हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड, ठीक है। अब देखिए वैद्याज, देखिए यहां पर जो एपस्ट्रॉफी का प्रयोग है तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई उसके अधिकार की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहां पर एपस्ट्रॉफी के सिंपली रिमूव कर देंगे, तो सही क्या इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा यहां पर ये लिखना सही होगा, ठीक है। तो ऐसा भी आपके एग्जाम में एरर पूछा जाता है, यहां पर सिर्फ एक एपस्ट्रॉफी का एरर होता है। सही ऑप्शन क्या हो गया, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है साथियों। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है यू आर अमंग दोज मैन हु अर्न्ड नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए फिर से देखिए, यू आर अमंग दोज मैन। अब देखिए दोज क्या है, प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल। तो इसके बाद जो भी होगा वो प्लूरल ही होगा, और यहां पर देखिए मैन का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। कितना छोटा ही रह रहा है, तो मैन का प्रयोग यहां पर गलत होगा और मैन के यहाँ पर सिंपली हम लोग लिखेंगे मेन, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है साथियों कि चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचिफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। देखते हैं साथियों इसमें किस वाले पार्ट में एरर है क्वेश्चन नंबर 30 में। अब देखिए मिसचीफ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, फिर से वही बात, और इसका प्लूरल बनता ही नहीं है, और यहाँ पर मिसचीफ्स लिखा हुआ, तो ये बिल्कुल गलत होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मिसचीफ्स होगा ही नहीं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। और एक बात हमेशा दिमाग में रखिए कि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल होता ही नहीं है। क्लियर साथियों। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। देखते हैं किस वाले पार्ट में रह रहा है। तो देखिए सीप का सिंगुलर, ठीक है, सीप का सिंगुलर तथा प्लूरल फॉर्म दोनों सेम ही होता है, ठीक है। अगर सीप जो है, सीप मतलब क्या होता है, भेड़। तो अगर सीप को अगर हम लोग प्लूरल के रूप में इस्तेमाल करें या फिर सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल करें, दोनों रूप में इसका जो होता है वो सीप ही हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो सीप्स का प्रयोग है ये बिल्कुल गलत होगा, यहाँ पर सिंपली सीप ही लिखेंगे हम लोग। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। चलिए सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32।
अब देखिए फिर से देखिए कंटेंट, यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका कंटेंट, तो कंटेंट जो लिखा हुआ है वो गलत होगा, यहाँ पर कंटेंट्स का प्रयोग सही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब अलग अलग है। कंटेंट मतलब क्या होता है, कंटेंट्स मतलब क्या होता है, तो कंटेंट्स मतलब होता है साथियों थिंग्स कंटेंट इन समथिंग, ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट गलत होगा, बल्कि यहाँ पर जो सही अगर जो इसका जो सही होगा वो होगा कंटेंट्स, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 33। यहां पर सिर्फ मीनिंग के अकॉर्डिंग था, ठीक है, कंटेंट अलग होता है और कंटेंट्स अलग होता है, दोनों का अर्थ चेंज हो जाता है, इसलिए हम लोग कंटेंट की जगह पर कंटेंट्स का प्रयोग किए। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आई शैल नॉट गो टू द पार्टी आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए फिर से एक चीज यहां पर यूज हुआ है वर्क्स। अब देखिए वर्क्स क्या है आपका, वर्क्स क्या है साथियों, आपका वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल हम लोग कैसे बना दिए, ये एकदम बिल्कुल गलत होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी वाले पार्ट में एरर था। क्लियर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए यहां पर फिर से एक फ्रेज का प्रयोग होगा, ठीक है, वो फ्रेज है ट्रू टू वंस वर्ड। ये एक फ्रेज है, ठीक है, ट्रू टू वंस वर्ड, ये फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, जुबान का पक्का। तो वर्ड्स यहां पर गलत होगा, वर्ड ही ये देखिए ये एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, जुबान का पक्का, ठीक है साथियों। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि even after the enactment of several acts and provisions we can see 5 years old boys working in hazardous factories। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। देखते हैं कि किस वाले पार्ट में रह रहे साथियों, ठीक है। अब यहां पर देखिए 5 ईयर, यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर यूज हुआ है 5 years old boys, यही तो यूज हुआ है। तो 5 years नहीं होता, ठीक है, 5 years नहीं होता, बल्कि 5 ईयर का प्रयोग हम लोग करते हैं। जब भी ऐसा हो 5 ईयर, ठीक है, 6 ईयर, 7 ईयर, तो ईयर्स वहां नहीं होता, ठीक है, ईयर होता है। तो यहां पर ईयर्स जो है वो गलत है, ठीक है साथियों। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इस वाले पार्ट में एरर था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है द फैंस ब्लेड हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए फैन जो है साथियों ये निर्जीव है। फिर से देखिए फैन क्या है, फैन के पत्ती के बारे में, फैन के ब्लेड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। फैन क्या है, निर्जीव है, और आपको पता है एबस्टॉफी का प्रयोग कभी भी निर्जीव के साथ में नहीं करते, ठीक है, हमेशा इसका क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है। अगर कोई लिविंग थिंग्स के बारे में बता रहा हो तो वहां पर एबस्टॉफी का प्रयोग हम लोग करते हैं। निर्जीव के साथ कभी भी हम लोग एबस्टॉफी का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर जो एबस्टॉफी है वो यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो एबस्टॉफी यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ फैंस ब्लेड लिखना गलत होगा। सिंपली फैंस ब्लेड के यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग फैंस ब्लेड के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं साथियों, यहाँ पर द ब्लेड ऑफ फैन, ठीक है, द फैंस ब्लेड के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, द ब्लेड ऑफ फैन, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, द ब्लेड ऑफ फैन। अब सही हो गया ये, क्लियर। सही ऑप्शन क्या है इसका बता देंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। और एक बात, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लें। मैं बार बार कहता हूँ कमेंट में अपनी समस्याएं बताएं, हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी माध्यम से आपकी समस्याएं दूर हो सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सी वियर्स अ स्पेक्टेकल एंड सो सी वाज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है स्पेक्टेकल, तो स्पेक्टेकल होता ही नहीं है, ठीक है। यहां पर जो स्पेक्टिकल है ये होता नहीं है, इसका जो रियल होता है वो स्पेक्टिकल्स होता है, ठीक है। अंत में क्या लगा होता है, अंत में यस लगा होता है, तो ये स्पेक्टिकल गलत है। इसके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्पेक्टिकल्स, ठीक है, ये यहां पर सही है, ठीक है। तो बस नाउन का यहां पर मिस्टेक था। सही ऑप्शन क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ऑल द फर्नीचर्स। अब देखिए फिर से अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल बनता ही नहीं है। तो फर्नीचर यहां पर गलत होगा। सिंपल यहां क्या लिखेंगे, फर्नीचर, यहां पर क्या लिख देंगे, सिंपल हम लोग फर्नीचर लिखेंगे, ये सही हो जाएगा, फर्नीचर, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 39 है साथियों कि द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 39 था। देखते हैं साथियों इसके किस वाले पार्ट मिरर है। अब देखिए एक बात समझिएगा कि एंग्री मॉब का प्रयोग है यहाँ पर। ठीक है, एंग्री मॉब, तो यहाँ पर एंग्री मॉब है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि मॉब का मॉब जो होता है, मॉब का मतलब ही होता है, देखिए मॉब का मतलब ही होता है उग्र भीड़, है ना, गुस्से वाली भीड़। ठीक है, गुस्से से भरी हुई भीड़। तो यहाँ पर एंग्री का कोई मतलब बनता नहीं है, ये सुपरफ्लस बन जाता है। तो एंग्री यहां से रिमूव करेंगे, सीधा लिखेंगे द मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। क्लियर हो गया होगा। एंग्री का प्रयोग हमने यहाँ पर क्यों नहीं किया, ये समझ में आ गया होगा साथियों। ठीक है, सही ऑप्शन क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि दे लेफ्ट, देखिए दे लेफ्ट देयर लगेजेज। अब फिर से वही चीज है ना, इसमें कुछ नया नहीं है। लगेज क्या है, लगेज आपका अनकाउंटेबल नाउन है। यहां पर इसका कभी भी प्लूरल हम लोग बनाते नहीं है, तो लगेजेज गलत होगा, सिंपली लिखेंगे लगेज। ठीक है, तो अंत का जो यस है वो हटा दीजिए, ये बन जाएगा लगेज। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग गियर्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिए रॉन्ग गियर्स होता नहीं है। ठीक है, ये यहां पर गलत है, रॉन्ग गियर्स नहीं होगा बल्कि रॉन्ग गियर का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो गियर्स जो अंत में लिखा हुआ है ये गलत है। ठीक है, क्या होगा, रॉन्ग गियर। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है साथियों कि द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे। अब देखिए टिकट विंडो, ये देखिए टिकट विंडो यहाँ पर जो लिखा हुआ है साथियों ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, विंडो का जो भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो घर के लिए, मकान के लिए, ये सब के लिए विंडो का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर टिकट के बारे में बात हो, टिकट काउंटर के बारे में बात हो, तो वहाँ पर सिंपली टिकट काउंटर ही लिखते हैं, ना कि टिकट विंडो। ठीक है, तो यहाँ पर टिकट विंडो के यहाँ पर सिंपली हो जाएगा टिकट काउंटर। विंडो को यहाँ से रिमूव करेंगे और विंडो की जगह पर क्या लिखेंगे साथियों, काउंटर। ठीक है, टिकट काउंटर यहाँ पर विंडो से सही है। ठीक है, तो टिकट काउंटर यहाँ सही हो गया। सही ऑप्शन क्या हो गया साथियों, 42 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सत्यजीत राय हु कंसीव्ड, को-ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स वाज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। ठीक है, तो एक लंबा चौड़ा लाइन लिखा हुआ था, लेकिन आपको बतलाना है कि किस वाले पार्ट मिरर है। अब देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जितना लंबा लाइन उतना छोटा एरर। अब एक बात बताइए कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल। तो वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिए वन ऑफ के साथ यहाँ पर फिल्म मेकर का यूज है, तो यहाँ पर फिल्म मेकर नहीं होगा बल्कि फिल्म मेकर्स होगा। ठीक है, यहाँ देखिए वन ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ, फिल्म मेकर, तो ये यहाँ पर गलत होगा साथियों, फिल्म मेकर्स का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज एल्स। अब देखिए फिर से यहाँ क्या गलती है, आपको सबसे आखिरी वाला रूल देखिएगा आप। ठीक है, अगर ये भूल चुके हैं रूल, तो सबसे एपॉस्ट्रोफी का सबसे आखिरी रूल देखिएगा, तो आपको पता है कि समबडी, नोबडी जो भी है, इसके साथ अगर इल्स का प्रयोग हो तो कभी भी एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग समबडी, नोबडी ये सब के साथ नहीं करते, बल्कि इल्स के साथ हम लोग एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। तो ये जो एपॉस्ट्रोफी समबडी के साथ है, इसको यहाँ से उठाइए और जाके इल्स के बगल में रख दीजिए। ठीक है, इल्स के साथ हम लोग एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है साथियों कि यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रीड। अब देखिए योर के बाद साइन का प्रयोग समझिएगा, योर के बाद साइन का प्रयोग। साइन होता क्या है, साइन आपका वर्ब है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए योर के बाद नाउन, नाउन चाहिए, तो साइन का नाउन रूप क्या है, ये सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ जो साइन लिखा है साथियों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि योर साइन ये गलत है। यहाँ पर इसका अगर करेक्ट फॉर्म की बात करें तो योर सिग्नेचर सही होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स वेयर कंकर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। क्लियर। अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, टाउन्स आफ्टर टाउन्स ये होता ही नहीं है। ठीक है, आपको मैं फिर से रूल याद दिलाता हूं कि कभी भी कोई नाउन के बाद प्रीपोजिशन हो और उस प्रीपोजिशन के बाद पुनः वही नाउन रिपीट कर, जैसे देखिए टाउन्स के बाद प्रीपोजिशन आफ्टर है और इसके बाद पुनः टाउन रिपीट कर गया, टाउन्स रिपीट कर गया, तो अगर ऐसा कभी भी मिले तो जो भी नाउन उसमें इस्तेमाल होता है वो हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होता है, लेकिन टाउन्स क्या है, प्लूरल है। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा। अगर इसका सही फॉर्म लिखना होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग टाउन आफ्टर टाउन। ठीक है, ये सही होगा यहाँ पर, टाउन आफ्टर टाउन। ठीक है साथियों, सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 क्या है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि व्हेन वी रीच द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड। अब देखिए नो प्लेस ये गलत है यहाँ पर, ठीक है, नो प्लेस का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते। तो ये प्लेस मतलब हो जाता है स्थान, लेकिन इसके यहाँ पर ये सही होगा कि नो रूम, ठीक है। रूम मतलब क्या होता है, रूम मतलब वो कमरा वाला नहीं होता, रूम मतलब होता है जगह, ठीक है, इनफ एम्प्टी स्पेस ये होता है, ठीक है। आपने क्रिकेट कमेंट्री देखा होगा तो वहां पर भी आपने सुना होगा रूम, ठीक है, रूम नहीं मिली, तो इसका मतलब वही होता है जगह नहीं मिली, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेस की जगह पर वही होगा रूम, ठीक है। तो सही है, सही इसका क्या हो जाएगा, नो रूम टू स्टैंड, ठीक है, नो रूम टू स्टैंड, ये यहां पर सही होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि ऑल द एविडेंसेस वेयर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी। अब देखिए एविडेंस मतलब होता है सबूत साथियों, और ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी प्लूरल फॉर्म होता नहीं है, तो एविडेंसेस जो है वो एकदम बिल्कुल गलत है। सही ऑप्शन क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले पार्ट में एरर था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है माई कजन ब्रदर। अब आगे बढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कजन ब्रदर होता नहीं है, कजन लिखेंगे या फिर, ठीक है, कजन ब्रदर कजन सिस्टर कभी भी हो तो सिंपली कजन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ब्रदर कट करिए, क्या होगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। अब देखिए फाइनल जो है वो यहां पर ये सुपर प्लस का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि कंक्लूजन जो है वो सदा फाइनल ही होता है, जो भी कंक्लूजन निकलता है वो अंतिम ही कंक्लूजन निकलता है, फाइनल कंक्लूजन ही निकलता है, ठीक है। तो फाइनल के साथ अगर इसको कंक्लूजन को लिखते हैं तो ये इसको सुपर प्लस बना देता है, तो फाइनल यहां से रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब ये सही हो गया, तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है द कैटल इन द मीडो वाज टेरिफाइड टू हियर द रोर ऑफ अ लायन विच अपीयर्ड टू बी वाइल्ड विथ एंगर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं साथियों कि इसके किस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। अब देखिए कैटल क्या होता है, कैटल सिंगुलर होता है प्लूरल, तो कैटल प्लूरल नाउन होता है। अगर कैटल प्लूरल नाउन है तो इसके साथ हमने वाज का प्रयोग क्यों किया, तो वाज जो लिखा हुआ है ये यहां पर बिल्कुल गलत होगा। वाज की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, वेयर, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साथियों। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52। ये है कि देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माय रूम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। अब देखिए आपको पता है कि फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसका प्लूरल बनता ही नहीं है, तो फर्नीचर जो लिखा हुआ है साथियों ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फर्नीचर्स का उपयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि एक ही रूल से कितना सवाल पूछे जाते हैं, और सिर्फ प्री की बात नहीं करें बल्कि मेंस में भी बहुत सारा ऐसे सवाल आपके मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन बस यही कंडीशन है कि आपको पता होना चाहिए, अगर रूल पता ही नहीं होगा तो आप बनाएंगे कैसे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। ये सिंपली बहुत छोटा लाइन है, और देखिए जितना छोटा लाइन उतना खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि दैट हाउस इज बिल्ट फॉर स्टोन्स। अब देखिए यहाँ पर जो स्टोन्स लिखा हुआ है ये यहाँ पर गलत है, स्टोन्स नहीं होगा बल्कि सिंपली स्टोन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टोन से मतलब हमारा मेटेरियल से, ठीक है। यहाँ पर जो स्टोन्स लिखा हुआ है ये इसका मतलब मेटेरियल से, ना कि पत्थर से, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोन्स मतलब मेटेरियल हो रहा है, तो स्टोन्स यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सिंपली क्या लिखेंगे, स्टोन। ये समझ में आ रहा होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसस। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो प्रिंसिपल का यूज है साथियों ये इसका मतलब क्या होता है, देखिए हमेशा प्रिंसिपल में PAL अगर हो तो इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य, जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो उसका मीनिंग ये होता है। लेकिन यहाँ देखिए जो संतोष जिसके बारे में संतोष के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर सिद्धांत के बारे में बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर उसके सिद्धांतों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि इसके जगह पर हम लोग प्रयोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस वाले प्रिंसिपल की प्रयोग करेंगे, ठीक है, PRINCIPLE, ठीक है। ये वाले प्रिंसिपल इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिद्धांत, तो इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। क्लियर। तो सही ऑप्शन क्या कर देंगे इसका साथियों, 54 का ऑप्शन नंबर बी वाले पार्ट में एरर था। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। अब देखिए फ्यूचर को प्रेडिक्ट कौन करता है, तो यहाँ एस्ट्रोनॉमर प्रेडिक्ट नहीं करता बल्कि एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करता है, ठीक है साथियों। तो एस्ट्रोनॉमर का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा, इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर। ये होता है ये जो होते हैं एस्ट्रोलॉजर ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाले पार्ट में एरर था इसका। चलिए आपके नॉन टॉपिक का जो सबसे आखिरी सवाल है, सबसे अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 56, उसको देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 56 है कि ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। अब फिर से देखिए डबल एपॉस्ट्रोफी का यूज हुआ है। डबल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कभी नहीं करेंगे हम लोग, कभी होता ही नहीं है डबल एपॉस्ट्रोफी, ठीक है। तो यहाँ पर डबल एपॉस्ट्रोफी के यहाँ पर सिंगल एपॉस्ट्रोफी प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो फ्रेंड्स लिखा हुआ है उसको यहाँ पर वहां से एपॉस्ट्रोफी हटाएंगे, सीधा यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो इसका जो सही अगर इसको इंप्रूव करना हो तो क्या लिखेंगे, हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। ये समझ में आ रहा होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आपका पूरा नाउन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पूरा नाउन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है साथियों, इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है प्रोनाउन। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रोनाउन में। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, इससे अगर किसी भी तरीके का आपको बेनिफिट होता है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। आप कमेंट जरूर करें, उसमें आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हमारे अंदर और भी वीडियो बनाने की इच्छा होती है, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो जो भी अभी प्लिंथ टू पैरामाउंट का जो सीरीज चल रहा है वो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है साथियों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।